स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ मेरे दो सहयोगी विकास कुमार हैं और सृष्टि शर्मा भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। शुक्रवार को भारी गिरावट हमने बाजार में देखी और आज जो संकेत निकल के आ रहे हैं वो भी कोई बहुत ज्यादा एनकरेजिंग है नहीं। वो संकेत है मिक्स्ड और गिफ्ट निफ्टी आज फिर से हम देख रहे हैं कि नेगेटिव ओपनिंग के संकेत दे रहा है। नतीजों का सीजन पीछे छूट गया, लेकिन एक जो चिंता है बाजार का पीछा नहीं छोड़ रही है और वो है एफआईज की वापसी को लेकर। 5 दिन की बाइंग हुई थी, लेकिन शुक्रवार को हमने देखा कि 7,000 करोड़ रुपए की सेलिंग का आंकड़ा निकल कर आया है एफआईज की ओर से कैश में। तो भारतीय बाजार का आज मूड कैसा होगा, माहौल कैसा होगा, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, खबरें कौन सी है, अगले 2.5 घंटे इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे निवेश के लिए और ट्रेड के लिए दमदार शेयर। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले 4 ट्रिगर्स के साथ तस्वीरों के माध्यम से। तो अगर हम अमेरिकी बाजारों से अगर हम संकेतों की बात करें तो वहां से संकेत जो हैं वो मिले जुले हैं, क्योंकि हमने देखा कि शुक्रवार को आईटी स्टॉक्स में उतनी ज्यादा गिरावट तो नहीं, लेकिन नेस्डेक फिर भी हमने देखा कि 50 अंकों की नरमी के साथ ही बंद हुआ। डे हाई से लगभग 200 अंक टूट गया नेस्डेक और उसकी वजह यह रही कि एनवीडिया, मेटा, एप्पल, गूगल ये तमाम शेयर 1 से लेकर 2.2% के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुए। अमेरिकी फ्यूचर से फिलहाल हम देख रहे हैं कि हल्की सी बढ़त के संकेत मिल रहे हैं। एशियाई बाजारों से बात करें तो एशियाई बाजारों से जो संकेत हैं वो फिलहाल मिले जुले आपको दिखाई देंगे। निकेई की शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन निकेई फिलहाल लाल निशान में कारोबार कर रहा है। अगर हम हांगकांग की बात करें, शुरुआत वहां पर खराब हुई थी, हांगकांग ने हरे निशान में वापसी की है, तो माहौल थोड़ा सा मिक्स्ड नजर आ रहा है। कोरिया और चीन के बाजार आज हैं बंद, लेकिन एफआईज की 5 दिनों की खरीदारी पर ब्रेक लगा है और एक झटके में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बड़ी सेलिंग एफआईज ने की है और ये सेंटिमेंट के लिहाज से काफी ज्यादा नेगेटिव है। सोने चांदी में हम देख रहे हैं कि एक रेंज का कारोबार हो रहा है। हालांकि हमने जिस तरह से यूएस में सीपीआई महंगाई दर में गिरावट देखी है, अनुमान से मतलब कम सीपीआई वहां पर आई है 2.4% एनुअलाइज बेसिस पर, उसके चलते हमने देखा कि थोड़ा सा सपोर्ट मिला है गोल्ड को और सिल्वर को। हालांकि एक रेंज में ही आपको कारोबार होते हुए दिखाई देंगे। $5,050 प्रति आउंस के आसपास के भाव हैं गोल्ड के। लेकिन फ्रैक्चरल, आई फाइनेंस, ये 2 आईपीओज इनकी आज लिस्टिंग होने वाली है और इसके अलावा क्वालिटी वॉल्स जो कि एचयूएल से निकला हुआ कारोबार है उसकी भी लिस्टिंग आज होगी। तो इन 3 लिस्टिंग्स पर भी बाजार की आज नजर रहने वाली है। बिल्कुल, तो ये वो बड़े ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी है आज के 4 सबसे बड़े ट्रिगर्स। लेकिन आपको नजर रखनी है उन क्यूज पर भी जो ग्लोबल मार्केट से हमें मिल रहे हैं आज हमारे मार्केट्स के लिए। तो अभिषेक से समझ लेते हैं कि आज इंटरनेशनल मार्केट से हमें, ग्लोबल मार्केट से हमें क्या क्यूज मिल रहे हैं, क्या संकेत वहां से दिख रहे हैं आज के बाजार के लिए। अभिषेक बताइए एक बार। विकास, देखिए संकेत जो है वो मिले जुले हैं, क्योंकि अमेरिकी बाजारों की जो क्लोजिंग हुई है शुक्रवार को मिक्स्ड हुई है और डाउ 50 अंक ऊपर, नेस्डेक 50 अंक नीचे, यही रही है स्थिति। और हम देख रहे हैं कि यूएस फ्यूचर्स में फिलहाल हल्की सी बढ़त पर आपको कारोबार होता हुआ नजर आएगा। 50 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर है, करीब 30 अंक ऊपर आपको नेस्डेक फ्यूचर नजर आएगा। लेकिन आईटी स्टॉक्स में जो नरमी है, जो कमजोरी है, वो दूर होने का नाम नहीं ले रही है। हमने देखा कि पिछले हफ्ते गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और गूगल, मेटा, एप्पल, एनवीडिया, ब्रॉडकॉम, पैलेंटियर टेक, ये तमाम ऐसे शेयर रहे जो एआई रिलेटेड हैं, टेक रिलेटेड हैं और वहाँ पर नरमी रही। और वही वजह रही कि नेस्डेक और डाउ में हमने डाइवर्जन देखा। नेस्डेक की जो कमजोरी रही, हालांकि वैसे तो आप देखेंगे 50 अंक ही गिर के बंद हुआ, लेकिन डे हाई से लगभग 200 अंक टूट गया। एक अच्छा आंकड़ा है, हालांकि बाजार ने इसको भी पूरी तरह से हमने देखा कि डिस्काउंट कर दिया। उम्मीद थी कि अगर सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े अगर सॉफ्ट आते हैं तो शायद आईटी स्टॉक्स में रौनक बढ़े, क्योंकि आगे फेड दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जनवरी में सीपीआई महंगाई दर 2.4% बढ़ी है सालाना आधार पर, अनुमान था 2.5% का, तो अनुमान से थोड़े सॉफ्ट आए, बावजूद इसके बाजार को बहुत ज्यादा एक्साइट ये कर नहीं पाए। और हालांकि आप देखते हैं केविन वार्श जो कि नए फेड के गवर्नर होंगे, फेड चेयरमैन होंगे, उनका जो काम है वो काफी हद तक आसान हो जाएगा। अगर इस तरह से महंगाई दर के आंकड़ों में नरमी बनी रहती है तो उनके लिए दरें घटाने में आसानी आगे हो जाएगी। लेकिन ये कुछ और आंकड़े भी आएंगे, तो एक महीने के आंकड़े हैं, वे फरवरी, मार्च, अप्रैल के भी आंकड़े आगे आने वाले बाकी हैं, उस पर नजर रहने वाली है। लेकिन पिछले हफ्ते अगर हम अमेरिका में कुछ ज्यादा टूटने वाला अगर हम शेयरों की बात करें तो चार्ल्स श्वाब करीब 11% टूटा, मॉर्गन स्टैनली करीब 5%,
वर्क डे 11%, रियल एस्टेट से संबंधित एक शेयर है CBRE है, उसमें 16% की गिरावट रही। और नेटफ्लिक्स की बात करें तो 6% की गिरावट हमने नेटफ्लिक्स के शेयर में देखी है। ये कुछ बड़े मूवर्स रहे अमेरिकी बाजारों में। अगर हम अमेरिकी बाजारों की चाल की बात करें लास्ट वीक, तो डाउ में करीब 1.25% की गिरावट, S&P 500 में लगभग 1.5% गिरावट, और जो IT हेवी इंडेक्स है नेस्टिक, वहां की गिरावट रही 2% से भी ज्यादा। एशियाई बाजार से जो संकेत हैं वो मिले जुले हैं। अच्छी शुरुआत के बाद हम देख रहे हैं कि जापान का जो बाजार है निक्केई करीब करीब 80 अंकों के आसपास की नरमी आप देखेंगे। और Q4 के GDP के आंकड़े भी आए हैं जापान के, और जो ग्रोथ रही है 0.1% की रही है। अनुमान था 0.4% की बढ़त का, तो अनुमान से कमजोर GDP के आंकड़े आए हैं। और किसी तरह से जापान की इकोनॉमी ने एक तरह से टेक्निकल रिसेशन को अवॉइड किया है। देखिए, 2 बार अगर कॉन्ट्रैक्शन का फिगर अगर आ जाता है तो रेसेशन में मानी जाती है इकोनॉमी को, क्योंकि पिछले तिमाही की जो आंकड़े आए थे 0.7% GDP वहां पर गिरी थी, तो ये आंकड़े वहां पर आए हैं। हांगकांग हम देख रहे हैं कि हल्की सी तेजी के साथ आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा, और कोरिया के बाजार में तो आज छुट्टी खैर है ही। क्रूड में एक नैरो रेंज में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। ब्रेंट क्रूड के जो प्राइसेस हैं $67.75 प्रति बैरल के आसपास के हैं, और चर्चाएं ये हो रही हैं कि क्या अप्रैल में ओपेक देश प्रोडक्शन में बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि आगे पीक समर डिमांड होगी, उसको देखते हुए शायद एक प्रोडक्शन हाइक की चर्चा चल तो रही है। देखते हैं आगे उस पर क्या डिसीजन होता है, लेकिन क्रूड एक रेंज में ही है। अनुमान से जो कम महंगाई आई है अमेरिका में, उसके चलते सोने को हमने देखा कि थोड़ा सपोर्ट मिला है। हालांकि वहां पर भी भाव में कोई ज्यादा अब हम उछाल देख नहीं रहे हैं, वोलेटाइल हैं, और प्राइसेस जो है $5,050 प्रति बैरल के आसपास के हैं। लेकिन अच्छी चीज बाजार के लिए क्या है, वो है यूएस में बॉन्ड यील्ड में नरमी। 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो गिर के आ गई है 4.04% पर। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये रेंज में है 97 का डॉलर इंडेक्स। तो बॉन्ड यील्ड और डॉलर, क्रूड, ये सारी चीजें आप कह सकते हैं कि भारतीय बाजार के पक्ष में है। लेकिन जो IT स्टॉक्स की जो गिरावट है, जो ग्लोबल जो हेडलाइन जो इंडेक्सेस हैं तमाम देशों की, वहां से थोड़ी जो पिक्चर है ना वो नेगेटिव निकल के आ रही है। और आप गिफ्ट निफ्टी को देखिए कि बड़ी गिरावट के बाद 20 DMA की लेवल की क्लोजिंग के बाद शुक्रवार को आज भी हम देख रहे हैं कोई राहत के संकेत नहीं है, और गिफ्ट निफ्टी अगेन लगभग 100 अंक नीचे ये गिरावट बढ़ती जा रही है, और निश्चित तौर पर बाजार के लिए चिंता का विषय है। और सबसे बड़ा जो नेगेटिव है वो है FIs की तरफ से रिवर्सल फिर से, और बड़ी बिकवाली का आंकड़ा। ऑलराइट, तो चलिए ये हमने ग्लोबल संकेत समझे, बट आज आपकी बाजार पर क्या होनी चाहिए रणनीति, ये विस्तार से समझते हैं। और इसके लिए चलते हैं ET नाउ और ET नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत सर के पास। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो देखिए FIIs की बिकवाली, इतना बड़ा आंकड़ा सामने आया है, और पिछले 5 दिन की खरीदारी के बाद फिर से जो है FIIs बिकवाली का रुख अपना रहे हैं। सबसे पहले तो आप इसी पर अपना टेक दीजिए। ऐसे में बाजार का ओवरऑल सेटअप आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमें अगर देखें तो FIs का काफ़ी बिकवाली देखने को मिला, और बड़े स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। हम HDFC में देख रहे हैं, इन्फोसिस में देख रहे हैं, ICICI बैंक, TCS, रिलायंस, तो ये सारे जो मेजर लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उसमें हमको बिकवाली देखने को मिल रही है, और हाई डिलीवरीज के साथ देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मार्जिन का कोलैटरल्स जो है वो उसमें थोड़े से सेलिंग देखने को मिल रही है। कहीं जिन्होंने काफ़ी मार्जिन ट्रेड करके रखा होगा उनको तो सर सेटबैक मिला होगा, तो उसकी वजह से कोलैटरल्स काफ़ी बिके हैं, वो भी हो सकता है। और दूसरा जो है कि टेक स्टॉक्स में जो प्रेशर चल रहा है उसके चलते काफ़ी गिरावट देखने को हमको मिल रही है। काफ़ी सारे टेक स्टॉक्स में, फ्रंटलाइन टेक स्टॉक्स में, इन्फोसिस, TCS, इन सारे स्टॉक्स में हमको देखने को मिल रही है। बैंकिंग क्षेत्र में देखें तो HDFC में काफ़ी दिनों से हमको थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, काफ़ी सेलिंग, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग देखने को मिल रही है, जिसके तहत हमने स्टॉक डिलीवरी भी बहुत हाई देखी है। इस मार्केट को हम देखें तो एक तरह से ये मार्केट जो है अभी एक सीमित दायरे पे रहने वाला है। नीचे की तरफ इसका बायस है जब तक कोई नया ट्रिगर नहीं आता, और इस नया जो ट्रिगर जो होगा वो दो तरीके से होगा। एक अर्निंग्स अपग्रेड के थ्रू होगा और एक फंड फ्लो मोमेंटम के थ्रू होगा। और फंड फ्लो मोमेंटम अभी थोड़ा सा थमसा गया है, और अर्निंग्स जो अपग्रेड्स और डाउनग्रेड्स हैं अभी हम देखेंगे अगले कुछ दिनों में और हफ्तों में कि कैसे कंपनीज़ की अर्निंग्स चेंज होती है FY 27 और 28 के लिए। तो वो एक चीज़ है जो हमें ये डिसाइड करेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा यहाँ से। बिल्कुल,
लेकिन सर अगर एफएनओ के संकेतों को देखें कि एफएनओ में जो डेटा बन रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर क्या स्ट्रैटेजी आज रखनी चाहिए हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं हमें उनको? देखिए, हमने देखा कि पुट राइटिंग जो थी 25,300 और 25,400 पे थी। कॉल राइटिंग जो हमें थी वो 25,500, 25,600 और 25,700 पे थी। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस आ रहा है उस लेवल पे। ओवरऑल अगर हम देखें तो आपका जो बैंड है अभी 25,300 और 25,500 के बीच का दिख रहा है, और पुट कॉल रेशियो जो है 0.6 पे है, जिसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे कॉल्स लिखे गए हैं। एफआईएस जो है नेट शॉर्ट रहे इंडेक्स में, थोड़ा सा लॉन्ग्स कटे हैं एफआईएस के ओपन इंटरेस्ट में, और शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। ओवरऑल उनका जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। निफ्टी में हम देखें तो निफ्टी में लगभग 780 करोड़ के नेट शॉर्ट्स रहे, और ओवरऑल उनका जो ओपन इंटरेस्ट है वो 6,000 उससे ऊपर जो था 6,100 के आसपास था, वो अभी 5,500 के आसपास आ गया है। तो थोड़ा सा मार्केट में जो हमने बीच में पिछले 10 दिनों में हमने लॉन्ग पोजीशंस बढ़ती हुई देखी, 22%, 22.5% देखी, अभी वो फिर से घट के 19% के आसपास आ गई है। तो शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं इस मार्केट में, और वो एक चिंताजनक है, क्योंकि एफआईएस के डायरेक्शनल जो हमने देखा था ऊपर की तरफ जाते हुए, अभी शॉर्ट्स वापस आ रहे हैं इस मार्केट में, क्योंकि एप्रीहेंशन और रिस्क काफ़ी बढ़ गया है इस मार्केट में। सजीव सर, गुड मॉर्निंग। पीएफसी आरईसी मर्जर की जो प्रोसेस है वो भी आगे बढ़ रही है, और इसका ऐलान बजट में किया गया था। इसको लेकर सर आपका टेक क्या है? कैसा एक्शन देखेंगे हम शेयर में? देखिए, बजट में तो उन्होंने बताया था कि हम रिस्ट्रक्चर करेंगे दोनों बड़े एनबीएफसीज को, और उसकी वजह से सैटरडे को हमने देखा कि पीएफसी के बोर्ड ने अप्रूवल दी है मर्जर आरईसी के साथ। अब ये देखिए कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट बन जाएगा एनबीएफसी, जो पावर फाइनेंसिंग को करेगा। और ये अगर हम इसके देखें तो इसका टोटल बुक साइज जो होगा लगभग 11.5 लाख करोड़ का होगा। 20% का जो इसका वो सिंगल एंटिटी एक्सपोजर है वो उसमें अप्लाई करेगा, तो आज के डेट में कहीं पर वो ब्रीच नहीं करेगा। बट बड़ी चीज़ जो देखने को है कि गवर्नमेंट का स्टेक क्या रहेगा इस एंटिटी में, 50% से ज़्यादा रहेगा या उससे कम हो जाएगा। क्योंकि उम्मीद ये है कि आज की डेट में अगर मार्केट प्राइस के बेसिस पे हम देखें या मार्केट कैप के बेसिस पे इसका आंकलन करें, तो ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं आरईसी के, जिनको पीएफसी के शेयर्स दिए जाएंगे, उसके बाद गवर्नमेंट का शेयर स्टेक पीएफसी से 50% से नीचे घट जाएगा। तो उम्मीद ये है कि अगर गवर्नमेंट को अपना स्टेक 50% से ऊपर रखना है इसमें, तो गवर्नमेंट को इसमें फंड इन्फ्यूजन करना पड़ेगा। तो वो एक चीज़ है जो देखने लायक होगा कि क्या है रेशियो, क्या आरईसी की शेयर माइनॉरिटी शेयर होल्डर के फेवर पे रहेगा। अगर फेवर पे रहता है तो गवर्नमेंट को फंड इन्फ्यूजन करना पड़ेगा, अगर फेवर पे नहीं है तो फिर आरईसी की शेयर्स में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि वो उस तरह से गवर्नमेंट अपना स्टेक 50% पे रखेगी उस पर। तो वो एक चीज़ है जिसको हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे, वरना ये एक कंसोलिडेशन है फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस पे। गवर्नमेंट अपनी बैंक्स को भी करने की कोशिश कर रही है और एनबीएफसीज को भी करने की कोशिश कर रही है। ऑलराइट, तो चलिए पीएफसी और आरईसी पर नज़र तो रहेगी, बट इसके अलावा आज जो बड़ी खबर आई है वो है ब्रोकर्स के लिए, क्योंकि ब्रोकर्स के फंडिंग के लिए आरबीआई ने कुछ सख्त नियम बनाए हैं। इसका इम्पैक्ट किस तरीके से दिख सकता है? देखिए, ब्रोकर्स की आरबीआई के जो नए नियम आए हैं बहुत ही स्ट्रिंजेंट नियम आए हैं, जिसके तहत ब्रोकर्स को या कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज हो, उनको बहुत और कैपिटल रखना पड़ेगा। वो बैंक से ज़्यादा ले नहीं पाएंगे। अगर बैंक से लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका कोलैटरल इंक्रीज़ होगा, वो थर्ड पार्टी कोलैटरल के बेसिस पे बेस नहीं कर सकते। हाँ, ये बात ये है कि इंडिविजुअल्स जो हैं आईपीओ और एफपीओ या ईसॉप फाइनेंसिंग कर रहे हैं, वहाँ पर उनका जो कैप है वो बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया गया है। बट कैपिटल मार्केट एंटिटीज जैसे ब्रोकिंग हो गया या ब्रोकर्स हो गए या कोई और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, उन सबको अपने कोलैटरल्स खुद रखने पड़ेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें देखने को मिल रही है, प्रोप्राइटरी ट्रेड के लिए जो फंडिंग होती है उसमें भी थोड़ा सा कर्व आ गया है। तो आरबीआई एक तरह से बोल रहा है कि हमको रिस्क कम करना है मार्केट में रिस्क काफ़ी हो गया है, उसकी वजह से ये चल रहा है। और ये जो कोलैटरल्स होंगे, अब ब्रोकर्स वही कर सकते हैं जो उनके पास हैं।
इंक्लूडिंग बैंक गारंटीज जब दी जाती है, या उसमें भी हमने आरबीआई ने बोला है कि कोलैटरल उनके पास वाले शेयर जो है वही दे सकते हैं, और उसमें भी आधा आधा जो होगा प्रतिशत 50% जो होगा वो कैश होना चाहिए। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कैश इंसिस्टेंट और कोलैटरल जो आपके पास हैं उस पर किया है, और हेयर कट भी जो है उसको इंक्रीज़ करके 40% कर दिया गया है। तो आप अगर 100 रुपये लेने जा रहे हैं तो इसमें 40 रुपये आपका होना चाहिए और 60 रुपये ही आपको बैंक देगा। तो आपका जो एक्सपोजर है वो, या जो लोन आप लिवरेज कर सकते हैं मार्केट से, उसको भी कम कर दिया है। तो बैंक भी एक तरह से अपने आप को, आरबीआई भी अपने आप को, फाइनेंशियल सिस्टम को थोड़ा सा टाइट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर वॉलेटिलिटी आती है तो उसकी वजह से काफ़ी मार्जिन कॉल्स होंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं अप्रैल 1 से लागू होगा, और उस समय तक जितने भी लिवरेज होंगी तो कुछ पोजीशंस हमको घटते हुए दिखेगी। तो यहाँ से आप आगे आप देखें तो आपके जो मार्जिन फंडिंग ट्रेडेड एमटीएफ बुक है वो थोड़ा सा कम होने की उम्मीद है। उम्मीद ये भी है कि अब आपको ज़्यादा पैसा अपफ्रंट ब्रोकर्स को देना पड़ेगा, और आप अगर आपको कोई ट्रेड करना है या आपको फाइनेंसिंग करनी है तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट वेल्थ मैनेजर्स के लिए थोड़ा सा ये अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि वहाँ पर वो अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आ सकते हैं फाइनेंसिंग के लिए। बैंक्स के लिए है ये, बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए है ये, बट वेल्थ मैनेजर्स जो है अपने फूड प्रोडक्ट्स लेकर आ सकते हैं, और उसके चलते वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आती है वेल्थ मैनेजर्स के लिए। तो ब्रोकर्स के लिए नेगेटिव है, इंडिविजुअल्स की अगर या एंटिटीज़ जो कर रही है उनके लिए नेगेटिव इसलिए है क्योंकि उनको ज़्यादा कैपिटल लाना पड़ेगा, बट वेल्थ मैनेजर्स नए प्रोडक्ट्स ला सकती हैं जिसकी तहत उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है। बिल्कुल सर, एक और बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हो रही है, एचयूएल से जो आइसक्रीम बिजनेस है वो डिमर्ज हो रहा है और आज उसकी अलग से जो है वो लिस्टिंग होने वाली है। तो ऐसे में इस डिमर्जर पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारे व्यूअर्स की? देखिए, एचयूएल का डीमर्जर जो था इफेक्टिव दिसंबर 5 के आसपास था, जहां पर हमने एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन देखी थी जिसके तहत एचयूएल का स्टॉक में गिरावट देखी गई थी। वो गिरावट जो है एक एडजस्टमेंट फैक्टर था क्वालिटी वॉल्स के लिए, जो उनका आइसक्रीम बिजनेस है। अगर हम देखें क्वालिटी वॉल्स की बिज़नेस को तो मार्जिन कम है, जिसके वजह से एचयूएल के मार्जिन भी कंप्रेस होते थे, पर अभी डीमर्जर हो गया है तो इसलिए इसका इम्पैक्ट उतना नहीं देखने को मिलेगा एचयूएल के नंबर्स पर। हमने Q3 में भी देखा कि मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूव हुए क्योंकि क्वालिटी वॉल्व नहीं था उसके अंदर। अगर वैल्यूशंस को देखें तो स्ट्रीट उसको 5 टाइम्स EV बाय सेल्स का वैल्यूशन दे रहा है, तो लगभग 50 से 55 रुपये के आसपास का शेयर प्राइस देखने को मिल रहा है। कितने ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो तो स्ट्रीट दिखाएगा, बट आज की डेट में जो वैल्यूशन है वो इस हिसाब से है, और मार्केट कैप जो है 10 से 15 हज़ार करोड़ के बीच का इसका मार्केट कैप रहेगा। तो कंपनी छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी है कंपनी इस हिसाब से, और इसके जो परफॉर्मेंस होंगे वो थोड़े से मार्केट लिंक्ड होंगे, और सीजनैलिटी क्योंकि आइसक्रीम में आती है तो वो भी सीजनैलिटी आपको देखने को मिलेगी इसमें। सजी सर, लिस्टिंग की बात करें तो आई फाइनेंस और फ्रैक्टल एनालिटिक्स की भी आज लिस्टिंग है। हालांकि हमने देखा कि रिटेल से बहुत ही म्यूटेड रिस्पांस मिला और आई फाइनेंस तो किसी तरह जाके फाइनली ये भर पाया है। क्या रणनीति होनी चाहिए सर, क्योंकि जो जीएमपी है यानी कि ग्रे मार्केट जो प्रीमियम है उससे तो काफी सुस्ती के ही संकेत मिल रहे हैं। स्ट्रेटजी क्या बनाए लिस्टिंग पर? ये दोनों के दोनों आईपीओ पिछले हफ्ते खुले और इसमें जो डिमांड था बहुत ही सबड्यूड था। आई फाइनेंस तो बेरली 1% 1 टाइम्स का सब्सक्राइब हुआ। 129 का प्राइस है इसका, प्राइस टू बुक इसका देखें तो 1.45 टाइम्स दिख रहा है इसका। QIB में 1.6 टाइम्स का इसका सब्सक्रिप्शन था, बट ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 1.04 के आसपास था। तो ये थोड़ी सी नर्म लिस्टिंग देखने को मिलेगी आई फाइनेंस में हमको इस बार। उम्मीद ये है कि अगर ये अपना IPO प्राइस में आ जाए तो वो भी बड़ी बात है, नहीं तो ग्रे मार्केट के हिसाब से तो ये थोड़ी सी नीचे दिखा रही है। अगर हम देखें फ्रैक्टल को तो फ्रैक्टल में 2 टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ। ये भी एक डेटा एनालिटिक्स एंड AI कंपनी है जो काम करती है फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ।
इसका प्राइस बैंड इसका प्राइस 900 रुपये के आसपास है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड में, और लगभग इन्होंने 2833 करोड़ के आसपास उन्होंने फंड्स रेज किए हैं, जिसमें से 1000 करोड़ के आसपास जो है वो अपने लिए यूज़ करेंगे और बाकी जो था OFS था। तो अगर हम इस कंपनी को देखें तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, क्यू फर्स्ट हाफ पे प्रॉफिटेबल रही है, बट इंस्टीट्यूशनल डिमांड के कैसे रहेगा इसका वो एक चीज़ है, क्योंकि QIBs को उतना नहीं QIBs की सब्सक्रिप्शन उतनी नहीं थी, और ओवरऑल अगर हम देखें तो 2.3 टाइम्स के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ था, और तो इसका भी लिस्टिंग थोड़ा सा नरम रहने की उम्मीद है, क्योंकि इमर्जिंग सेक्टर है तो हो सकता है कि कुछ बाइंग आए इस स्टॉक में आगे जाके, बट आज के डेट में अगर हम सब्सक्रिप्शन की बेसिस पे देखें तो नरम दिख रहा है इसका लिस्टिंग। ऑलराइट सजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और तमाम मुद्दों पर जो है हमें गाइड किया कि किस तरीके से आज मार्केट पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक खबर और साथ ही साथ उसका इम्पैक्ट भी समझाया। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चला है हमारे आज के मेहमानों को जोड़ने का, उनसे भी समझेंगे कहाँ पर है उनकी नज़र, और साथ ही साथ उनसे उनके ट्रेडिंग आइडियाज़ भी समझेंगे। आइए स्वागत करते हैं अंशुल जैन, प्रदीप हल्दर और साथ ही सौमिल मेहता का। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। और सौमिल, सबसे पहले आपके पास आते हैं और समझते हैं कि क्या होनी चाहिए आज निफ्टी बैंक निफ्टी पे रणनीति, क्योंकि फ्राइडे को हमने काफ़ी एक अच्छा सेल ऑफ तो देखा ही, बट IT स्टॉक्स थोड़ा सा रिकवर हुए। आज के लिए क्या लग रहा है, निफ्टी बैंक में कोई रिकवरी आएगी? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। व्यू पॉजिटिव रहेगा। आई डू अंडरस्टैंड कि यहाँ से थोड़ी सी सेल ऑफ हमने लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में देखी और शार्प सेल ऑफ थे। 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे हम क्लोज हुए हैं, 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास इस समय हम ट्रेड कर रहे हैं, और थोड़ा सा और नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। हावेवर यहाँ पर 25,400 और 25,200 बहुत ही क्रूशियल लेवल्स हैं। 25,400 प्रीवियसली एक स्विंग लो है, वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और 25,200 के आसपास 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये दो लेवल्स बहुत ही क्रूशियल रहेंगे इस समय, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ा बहुत और भी शायद सेल ऑफ हो, लेकिन वहां पर मार्केट्स एक सपोर्ट लेके फिर से एक ऊपर की तरफ ट्रेंड करेगा। बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, थोड़ा सा कॉशियस व्यू, ऑफ कोर्स थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए, और ज्यादा लार्ज कैप्स पे फोकस करना है, सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन पे फोकस करना है। जैसे फार्मा बहुत ही अच्छा लग रहा है, वेरी सिलेक्टिव मेटल स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट ऑटो में लार्ज कैप्स अच्छे लग रहे हैं, मारुति, M&M। थोड़े से सेल ऑफ डेफिनेटली देखने मिल रहे हैं, लेकिन 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास से ऑटो ने फिर से एक बाउंस बैक दिखाया। सो दो सेक्टर्स आर लुकिंग गुड, सो बाय ऑन डिक्लाइन शुड बी द स्ट्रैटेजी। व्यू अभी भी पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल, तो बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए और व्यू जो है वो अभी भी पॉजिटिव है, ये सौमिल जी का कहना है। चलिए अंशुल जी के पास चलते हैं और उसके बाद प्रदीप जी के पास भी जाएंगे। पहले अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। क्या ट्रेड लेना चाहिए आज के मार्केट में, क्या स्ट्रेटजी आपकी होगी? नमस्कार विकास जी, नमस्कार सृष्टि जी, नमस्कार अभिषेक जी, बाकी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, पूरा लास्ट वीक जो फियास्को हुआ IT में, उसके बाद भी अगर आपने नोटिस किया हो तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं हुआ, केवल इनसाइड बार की फॉर्मेशन है ऑन द वीकली चार्ट। बिफोर लास्ट वीक हमने बड़ी अपमूव दी थी, लास्ट वीक हम केवल इनसाइड बार के साथ क्लोज किए हैं, विच इज अ साइन ऑफ कंसोलिडेशन। अब बिफोर लास्ट वीक इतनी बड़ी रेंज थी कि लास्ट वीक का सेल ऑफ थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बट ओवरऑल प्राइस चार्ट पे देखेंगे तो केवल इनसाइड बार है। मैं इसको कंसोलिडेशन की तरह देख रहा हूँ, हो सकता है एक आध हफ्ता और हम कंसोलिडेट करें, बट इवेंचुअली जैसे सौमिल जी ने कहा ट्रेंड ऊपर का ही है। डिप्स पे आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स ऐड ही करना है, तो दोनों रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर लाए हूं। निफ्टी 750 टोटल मार्केट कैप इंडेक्स से पहला स्टॉक रहेगा प्रीकॉल, 13 दिन के कप एंडल पैटर्न का ब्रेकआउट बना था 200% ऑफ एवरेज वॉल्यूम से, फिर इनसाइड बार रहा, फ्राइडे को फॉलो थ्रू कैंडल बनाने की कोशिश की है, आज प्रोबेबली इसमें फॉलो थ्रू कैंडल बनेगी। 633 रुपए के आसपास बाई करना है, 620 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और 645 रुपए का आपका पहला टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक रहेगा जहां पे क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, बैंकिंग इंडेक्स, प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर PSU बैंक्स, दोनों में क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है,
केटीके बैंक बाई करना चाहिए। 5 दिन में 19% चल के इसने एक पोल बनाया था और पिछले 4 दिन से एक फ्लैग पैटर्न बनाया है जो कि अब कंप्लीट हो गया है, क्योंकि 10 मूविंग एवरेज कैचअप हो गया है। लास्ट 2 दिन से इनसाइड बार प्राइस एक्शन है। आज लग रहा है कि इससे ब्रेकआउट बनेगा, तो 202.50 में इसको बाई करना है। 199.50 का स्टॉप लॉस रहेगा और 207.50 का टारगेट रहेगा। तो क्लियर है, डिप्स पे रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स बाई करके चलना है, रैली आपको यही मिलेगी। टिप्स पे रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स को बाय करना है। 2 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर, प्रिकॉल आपके स्क्रीन पर, 645 का टारगेट, 620 का स्टॉप लॉस, और दूसरा जो कॉल है वो केटीके बैंक यानी कर्नाटका बैंक के ऊपर है। आपकी स्क्रीन पर टारगेट स्टॉप लॉस आ गए, 207 का आपको रखना है टारगेट, 199 का स्टॉप लॉस। चलिए प्रदीप जी के पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक और मेहमान हमारे शामिल हो गए हैं, जरा उनको भी एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं। रचित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अब। रचित जी गुड मॉर्निंग, और बहुत शुक्रिया आप जुड़े हैं आज ईटी नाउ स्वदेश पर। एक बार आपके पास आएंगे, लेकिन पहले प्रदीप जी से उनकी कॉल्स ले लेते हैं। प्रदीप जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड लेना चाहिए आज? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू विकास जी एंड सारे पैनलिस्ट को सुप्रभात। देखिए एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा, जितने भी स्टॉक्स या इंडेक्स को लेके मैं व्यू देने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा रहा है, हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है उनके पास हो, हमारे पास नहीं है, और एक बार अपने पर्सनल एडवाइजर से जरूर सलाह लेके उसके बाद ही निवेश कीजिए। आज जो 2 पिक मैं लेके आया हूँ, एक रहेगा बाई का और एक सेल का रहेगा। पहले तो शॉर्ट कॉल मैं देना चाहूंगा, एक वो है एंजल वन का। मुझे लगता है कि एंजल वन में एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और कहीं ना कहीं लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी हमने देखा है जिस तरीके से ऑलमोस्ट 0.25% के आसपास का नीचे क्लोजिंग दिया है, 2700 के नीचे ही। एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो हाई था वहां पे एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए अप्रॉक्स 2735 में, और पहला टारगेट मैं देख रहा हूँ 2645 एंड सेकंड टारगेट आना चाहिए 2610 तक। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 2735 में मेंटेन कीजिए और सेल करके जाइए। सेकंड जो आज कॉल लेके आया हूँ वो है इन्फोसिस का। एंड लास्ट दिन भी हमने देखा था लगातार 4 से 5 दिन एक सेलिंग प्रेशर आईटी में बन रहा था। कहीं ना कहीं लास्ट दिन हमने 1 घंटे का चार्ट में ही एक नीचे से सपोर्ट से बाउंस बैक देखा इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे स्टॉक्स पे। तो मुझे लगता है कि आज अगर मार्केट थोड़ा सा भी साथ देता है तो इन्फोसिस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स पे थोड़ा बहुत एक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे आ सकता है। तो बाई कॉल रहेगा इन्फोसिस 1395 का रहेगा पहला टारगेट, सेकंड टारगेट रहेगा 1410 का। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 1325 का आसपास मेंटेन कीजिए एंड इन्फोसिस जो है बाई करके जाइए। ठीक है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट प्रदीप की तरफ से। इन्फोसिस के लिए 1395, 1410 रुपए ये 2 टारगेट होंगे। 1325 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और एंजल वन ये शॉर्ट की रिकमेंडेशन है, क्योंकि ब्रोकर्स के लिए जो नियम सख्त किए हैं आरबीआई ने फंडिंग को लेकर, उसका निश्चित तौर पर तमाम जो ब्रोकिंग वाली जो कंपनीज हैं उन पर असर दिखाई देगा, और एंजल वन भी उनमें से एक है। लगातार 3 सत्र से ये शेयर गिर रहा है, और 2645 रुपए का जो टारगेट दिया है प्रदीप ने, हो सकता है कि ये खुलते ही टेस्ट हो जाए नीचे की तरफ। तो आप 2610 रुपए के लिए भी चाहे तो इसमें आप बने रह सकते हैं। सेल के रिकमेंडेशन है, 2735 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। चलिए रचित जी और सोमिल भाई से उनके पिक्स लेते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सोमिल जी आपके पास पहले आएंगे, बताइए आपके आज के स्टॉक्स कौन से होंगे? The first one is from the Pharma Pack. Pharma Pack मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ से। बायोकॉन, लुपिन, दूसरे लॉरस लैब, ये सारे स्टॉक्स अच्छा मोमेंटम में है। मुझे लगता है बायोकॉन हैज टेकन सपोर्ट एट 200 डेली मूविंग एवरेज, और वहां से एक छोटा सा कंसोलिडेशन भी ऊपर की तरफ टूटा है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे 368 पर, और टारगेट ऊपर में होगा 405। दूसरा स्टॉक होगा आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा है, मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा। फ्राइडे सेशन में थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव था, लेकिन फिर भी एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक छोटा कंसोलिडेशन ऑन द आवरली चार्ट ऊपर की तरफ टूटा है, तो स्टॉप लॉस रखेंगे 305 पर, और ऊपर में जो टारगेट होगा वो 330 रुपया होगा। ठीक है, 305 रुपए का स्टॉप लॉस होगा आरबीएल बैंक के लिए, 330 रुपए का टारगेट होगा, और बायोकॉन के लिए जो टारगेट है वो है 405 रुपए का। बायोकॉन बढ़िया है शेयर, ये मुझे भी अच्छा लग रहा है, मेरे भी रडार पर था ये सोमिल जी। 50 डे डीएमए के आसपास फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है, और वहां से हम देखने की सोमिल जी को लगता है कि स्ट्रेंथ ये गेन करेगा और 400 रुपए के ऊपर फिर से निकलेगा। तो 2 बाइंग के सौदे हो गए सोमिल जी की तरफ से। रचित जी
आप बताइए, आपकी नजर बाजार में कहां पर है और आप क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं? अभिषेक सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, क्योंकि वीक स्टार्ट हो रहा है तो 10 सेकंड ले लेता हूँ जो इस वीक में मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि पोजीशन जिस तरीके से बन सकती है। 25,650 निफ्टी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल अब बनता हुआ दिख रहा है। फॉर द टाइम बीइंग हम देख रहे हैं ये लेवल ब्रीच नहीं कर पाएगी बहुत कंफर्टेबली निफ्टी, और 25,200 लेवल्स एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। कॉशियस अप्रोच रहेगी इस वीक में। आईटी से आपको थोड़ा सा एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, बट आईटी इंडेक्स में क्लियर केस बन रहा है, उस बाउंस बैक में आपको सेलिंग करनी चाहिए। इस वीक में थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी, एंड अगर 60,000 के नीचे बैंक निफ्टी आपकी क्लोजिंग कर देता है और उसके बाद आप अगर देखते हैं कि मूवमेंट करता है तो यहां से करीबन 1000 से 1600 पॉइंट तक का डाउनसाइड बैंक निफ्टी दिखाने का दमखम रखता है। तो हम जो एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चल रहे थे बैंक्स में, उस पर थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच हो जाएगी। और आज की जो कॉल्स हैं सर, नो ब्रेनर होंगी। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, गवर्नमेंट का क्लियर केस है। लिक्विडिटी और स्पेकुलेशन पे जो एक हैमर दोनों बनाना चाह रहे हैं। लिक्विडिटी का हैमर तो नेगेटिव है, स्पेकुलेशन का पॉजिटिव है। दोनों ही काउंटर्स मैं लेकर आया हूँ। वो कंपनीज जो मार्जिन फंडिंग में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, एंजल वन प्रदीप भाई के साथ जाना चाहूंगा, बट मेरे टारगेट्स थोड़े से उस पर और डाउन साइड पे हैं। मैं समझता हूँ खुलते ही आपको 2590 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद 2460 तक जाने की पोटेंसी ये काउंटर रखता है। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, लगता नहीं हिट होगा, बट रखना चाहिए। 2740 का होगा स्टॉप लॉस। और इसके साथ साथ न्यूली लिस्टेड स्पेस में आपकी ग्रो जो एक कंपनी है, उस पे भी एक शॉर्ट कॉल ही बन रही है। अगर वैल्यूएशन टर्म्स भी देखें तो मार्केट में सबसे एक्सपेंसिव है ब्रोकिंग बिजनेस में। जहां 30 के पी मल्टीपल्स पे है, ये 60 प्लस पे चल रहा है। ग्रो पे भी एक शॉर्ट कॉल बनती है, और टारगेट्स 164 156, स्टॉप लॉस होगा 182। अब ऐसा लग रहा है जिस तरीके से गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है इस पूरे सिस्टम को कर्व करने के लिए, ब्रोकिंग इंडस्ट्री थोड़ी सी प्रॉब्लम में आती हुई दिख रही है एज अ होल। ऑल राइट, तो चलिए यहाँ पर सेल कॉल्स आती हुई और क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि जो भी एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स हैं वहाँ पर इम्पैक्ट दिख सकता है, और जितने भी ब्रोकर्स हैं उन पर फिलहाल जो है बिकवाली की राय हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, तो इनको ध्यान में ज़रूर रखेंगे। बट आज के लिए कई सारे काउंटर्स फोकस में रहेंगे जहाँ पर अर्निंग्स आई हैं, और साथ ही खबरों वाले शेयर्स अब आपको बताते हैं। और पहले अर्निंग कैंडिडेट समझने के लिए चलते हैं मिताली के पास, जो कि हमें बताएंगी किन किन कंपनीज की अर्निंग्स आई हैं और कैसी रही हैं वो। गुड मॉर्निंग मिताली, बताइए। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नारायण रुद्राली की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू में यहाँ पे करीबन 61% का जंप देखने को मिला इस क्वार्टर में। साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे थोड़ा सा दबाव आता हुआ नजर आ रहा है। 34% गिरावट यहाँ पे रजिस्टर करी है कंपनी ने। एबिटा मार्जिन्स भी 23% से श्रिंक होके 17.1% पे देखने को मिले हैं। यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। जमुना ऑर्डर ने भी नंबर्स डिक्लेयर किए और नंबर्स अच्छे साइड पे देखने को मिले। रेवेन्यू में करीबन 19% का उछाल रजिस्टर होता हुआ नजर आ रहा है। वही प्रॉफिट इनका 33% से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस क्वार्टर में। साथ ही ओला इलेक्ट्रिक ने भी नंबर्स डिक्लेयर किए और नंबर्स थोड़े वीकर साइड पे देखने को मिल रहे हैं। इनका रेवेन्यू करीबन 55% से गिरता हुआ नजर आया क्वार्टर 3 में, और एबिटा लॉस जो है वो 460 करोड़ से नीचे गिरकर 271 करोड़ पर आता हुआ नजर आया। और नेट लॉस भी कंपनी का कम हुआ है, 574 करोड़ से कम होकर 487 करोड़ के आसपास उनका लॉस नज़र आ रहा है। नेशनल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर 3 के। रेवेन्यू करीबन 17% से बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन प्रॉफिट इनका 3 गुना होता हुआ नजर आया। 46 करोड़ का जो आंकड़ा था पिछले साल इसी क्वार्टर में, वो बढ़कर अब 135 करोड़ के आसपास हो गया है। तिलक इंडस्ट्रीज़ ने भी अपने नंबर्स डिक्लेयर किए और नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। नेट रेवेन्यू इनका 2 गुना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 340 करोड़ से बढ़कर अब 664 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। वही एबिटा की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे भी 82% का जंप इस बार देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट था कंपनी का 54 करोड़ का पिछले साल इसी क्वार्टर में, वो अब घटकर लॉस में कन्वर्ट हो गया है 105 करोड़ पे। शक्ति पंप्स की बात कर ले तो नंबर्स यहाँ पे नेगेटिव साइड पे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू में करीबन 15% की गिरावट रजिस्टर करी है। वही प्रॉफिट यहाँ पे 70% से गिरता हुआ नजर आ रहा है। फोर्टिस हेल्थ केयर ने भी नंबर्स डिक्लेयर किए। नंबर्स मोस्टली जो स्ट्रीट एस्टिमेट कर रहा था वैसे इनलाइन ही देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू में करीबन 17.5% का इजाफा आया है। वही प्रॉफिट में 22% की गिरावट कंपनी ने रजिस्टर करी है।
विक्रन इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो नंबर्स यहाँ पे थोड़े नेगेटिव साइड पे देखने को मिले। प्रॉफिट में करीबन 38% की गिरावट रजिस्टर हुई है Q3 में, और एबिटा मार्जिन जो है वो 24.6% से गिरकर 17% पे रजिस्टर होते हुए नजर आए। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी ने भी नंबर्स अपने डिक्लेयर किए और नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू करीबन इनका 34% से बढ़ता हुआ नजर आया, वही प्रॉफिट 6 गुना बढ़ा है इनका। 4 करोड़ का जो आंकड़ा था वो बढ़कर अब 24.7 करोड़ पर आता हुआ नजर आ रहा है। एबिटा मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं करीबन 226 बेसिस पॉइंट्स के आसपास, और वो अब 27.8% पे नजर आ रहे हैं। तो ये अर्निंग्स के लिहाज से जो फ्राइडे के बाद मार्केट बंद होने के बाद हमें आते हुए नजर आए। ये वो नतीजे हैं जो बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार को 3:30 बजे के बाद आपके पास आए थे, और ये सारी इकट्ठी करके मिताली ने बता दिया आपको कि क्या नतीजा है, कैसे नतीजा है। चलिए, कुछ और खबरों वाले शेयर भी हैं जो अर्निंग से इतर हैं, वो भी मिताली के पास है। मिताली, बताइए कौन से खबरों वाले शेयर है जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए आज? जी, सबसे पहले आज सारे ही ब्रोकर्स हैं उनको आपको रखना चाहिए रडार पे। आरबीआई ने जो अमेंडमेंट्स निकाले हैं उसके कारण इन पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ सकता है, जैसे कि ग्रो, एंजल वन, आईएफएल सिक्योरिटीज़, इन सब पे रखिएगा अपना फोकस, क्योंकि आरबीआई ने जो फंडिंग नॉर्म्स है वो यहाँ पे थोड़ा टाइटन करते हुए नज़र आ रहे हैं, और लिक्विडिटी के लिहाज से थोड़ा दबाव आता हुआ नज़र आ सकता है इनकी अर्निंग्स में भी। तो आज इन्हें रखिएगा आज अपने रडार पे। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के लिहाज से भी एक पॉजिटिव ट्रिगर सामने आ रहा है। बोर्ड ने यहाँ पे मंजूरी दे दी है इनके डीमर्जर की। रेलिगेयर एंटरप्राइज और रेलिगेयर फिनवेस्ट, ये 2 नई लिस्टेड कंपनीज आपको आती हुई नजर आएगी, और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको 1:1 के बेसिस पे नए इक्विटी शेयर्स दोनों ही कंपनी के अलॉट किए जाएंगे। मनप्पुरम फाइनेंस के लिए भी एक पॉजिटिव ट्रिगर सामने आ रहा है। आरबीआई ने फाइनली मंजूरी दे दी है बेन कैपिटल को कि वो कंपनी में करीबन 41.66% का स्टेक एक्वायर कर पाए। नैटको फार्मा के लिए भी एक पॉजिटिव ट्रिगर सामने आ रहा है। इन्हें सीडीएससीओ से अप्रूवल मिल चुका है, जिसके कारण वो मैन्युफैक्चर कर पाएंगे और मार्केट भी कर पाएंगे जो जेनेरिक है सेमाग्लूटाइड का इंजेक्शंस इंडिया में, और जो ये लॉन्च है वो प्लान किया गया है 2026 मार्च में। ये जो इंजेक्शन है ये काम आता है क्योर करने के लिए टाइप 2 डायबिटीज़ को। साथ ही पिरामल फार्मा के लिए भी एक पॉजिटिव ट्रिगर सामने आ रहा है। गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इनके ऊपर जो क्लोजर ऑर्डर लगाया था वो अब लिफ्ट कर दिया है, जिसके तहत ये अपने ऑपरेशंस इमीडिएटली वापस से स्टार्ट कर पाएंगे। HUL के यहाँ से बात करें तो एक न्यूट्रल खबर है। कंपनी का जो आइसक्रीम बिजनेस है क्वालिटी वॉल्स वाला, वो अब NSE और BSE पे लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। रेलटेल की बात करें तो कंपनी के एक पॉजिटिव ट्रिगर है। कंपनी को एक नया ऑर्डर हाथ लगा है करीबन 93 करोड़ रुपीस का, और ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCTD से इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात एल्कालीज और केमिकल्स को भी रखेगा अपने फोकस में। कंपनी ने एक नया हाइड्रोजन पाइपलाइन स्टार्ट करा है दहेज प्लांट पे, और यहाँ से ये माना जा रहा है कि करीबन 9 करोड़ की सालाना अर्निंग्स यहाँ पे ग्रो होती हुई नजर आएगी कंपनी के लिए अगले आने वाले 5 सालों के लिए। अशोका बिल्डकॉन की मैं बात करूं तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इन्हें $45.28 मिलियन का एक नया रोड अपग्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है, इसे भी रखिएगा आज अपने फोकस में। लास्टली BEL की अगर बात कर ले तो बोर्ड ने मंजूरी दे दी है नए 50:50 JV बनाने के लिए। सफरन इलेक्ट्रॉनिक्स और एंड डिफेंस के साथ कंपनी JV बनाने वाली है, और ये जो JV है ये काम करेगी मैन्युफैक्चर और सर्विस गाइडेंस किट्स बनाने के लिए हैमर वेपन सिस्टम इंडियन डिफेंस सेगमेंट के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स जिनको रखना चाहिए आज अपने फोकस पे खबरों के दम पर। बिल्कुल, तो ये वो खबरों वाले शेयर हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन अब हमारे जो मेहमानों का पैनल है वो थोड़ा और बड़ा हो गया है। हमारे साथ अब जाने माने फंडामेंटल एनालिस्ट जियोजित इन्वेस्टमेंट से गौरांग शाह जुड़ गए हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है ET नाउ स्वदेश पर। और वीकेंड के दौरान ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई जो मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बदल दे। और एक चीज़ ज़रूर हुई है कि शुक्रवार को FIIs की बिकवाली आ गई है और बड़ी बिकवाली आ गई है। ऐसे में ओवरऑल सेटअप आपको कैसा लग रहा है आज के लिए? आज क्या करें? बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में आज प्रातःकाल रखेंगे, ये हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो देखिए, रुझान नकारात्मक क्योंकि काफी अहम स्तर हमने पिछले हफ्ते तोड़े थे, और आज जिस तरीके से संकेत हमें मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से फिर से एक नीचे की तरफ का दायरा
देखना अनिवार्य होगा। अब निचले स्तर पर क्या खरीदारी आती है कि नहीं, वो देखना भी जरूरी है। लेकिन खास करके जो बिकवाली का आंकड़ा शुक्रवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आया, वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बाजार को थोड़ा बहुत परेशान कर रहा है। नतीजे अगर आप पूछे तो पिछले हफ्ते तीसरी तिमाही के नतीजे पूर्ण तरीके से संपन्न हो गए, और अगर एक समीकरण सामने रखना हो नतीजों को लेकर के, तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी निराशा नहीं थी, वो एक सकारात्मक बात है। अब आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से क्या खबरें आती है, उस पर ज्यादातर मेरे ख्याल से बाजार ध्यान देगा। अगर आप कारोबारी हैं तो आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके काम कीजिए, और अगर आप निवेशक हैं तो मेरे ख्याल से ऐसे ही बाजार आपको काफी मौके देते हैं सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश करने के लिए। तो छोटी मध्यम अवधि का न सोच के अगर आप लंबी अवधि के लिए सोचते हैं तो मूल्यांकन के हिसाब से थोड़ा बहुत सहारा मिल रहा है। और पिछले हफ्ते हमने देखा था बाजार का नीचे के तरफ का जो दायरा था, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो आईटी क्षेत्र से आया था, क्योंकि जब से वो एंथ्रोपिक एआई टूल पिछले 2 हफ्तों से परेशान कर रहा है बाजार को, और जिस तरीके से आकलन लगा रहा है, हमें लग रहा है कि एक ओवर रिएक्शन आईटी क्षेत्र में इतना भी भयानक या नकारात्मक परिस्थिति नहीं है भारतीय आईटी कंपनियों के लिए। बिल्कुल ठीक है, तो बाजार पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं है ऐसा मामला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ब्रोकर्स की रिपोर्ट भी आई हैं जो कल बाजार बंद होने का, शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद और आज सुबह तक की रिपोर्ट्स हैं सारी, और वो इकट्ठी करके हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए। रविंदर, बताइए कौन से ब्रोकर्स की रिपोर्ट है जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे तो सबसे पहले हम निफ्टी वाली कंपनी से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ONGC से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सिटी ने अपनी रिपोर्ट निकाली ONGC पर, जहाँ पर उन्होंने सेल रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 225 से बढ़ाकर जो है 245 पर रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि Q3 FY26 में रेवेन्यू और एबिटा ब्रॉडली एस्टिमेट के इनलाइन रहे हैं और प्रोडक्शन एस्टिमेट जो है बिलो रहा है, और FY26 और 28 का एबिटा गाइडेंस जो है 4 to 6% से इंक्रीज हुआ है, और अर्निंग्स अपडेट के चलते उन्होंने टारगेट प्राइस जो है रेज किया है। दूसरा जो स्टॉक है मैरिको भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर सिटी ने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा और टारगेट प्राइस उन्होंने अनचेंज रखा 900 पर, जहाँ पे उनका कहना है कि डिजिटल फर्स्ट ब्रांड में स्ट्रेटेजिक पुश जो है मीडियम टर्म की जो ग्रोथ है कंपनी को उसको सपोर्ट करेगा, और ईपीएस एस्टिमेट अनचेंज रखा है, और इन्वेस्टमेंट थीसिस पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और मार्जिन एक्सपांशन पर जो है बेस्ड है, सो इसके चलते मैरिको भी फोकस में रह सकता है। तीसरे स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे आज मिस बेक्टर फूड आज काफ़ी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक को अपग्रेड किया बाय पर, जो उनका पहला रेटिंग था न्यूट्रल, और टारगेट प्राइस 280 से घटाकर जो है 270 पे रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो रहा है वीक रहा है Q3 FY26 में, और लेकिन डोमेस्टिक बेकरी और बिस्किट ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेशन के इनलाइन रहे, और मार्जिन्स में सीक्वेंशियल बेसिस पर जो है इंप्रूवमेंट हुआ है बेटर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से, और Q4 में जो है और भी इसमें एक्सपांशन देखने को मिल सकता है, सो इसके चलते मोतीलाल ने स्टॉक को जो है अपडेट किया है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे जो काफ़ी वीक आए। यहाँ पर आज एमके ने अपनी रिपोर्ट निकाली है ओला इलेक्ट्रिक पर, जहाँ पे उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है सेल पर और बाई से, और टारगेट प्राइस जो है 50 से घटाकर जो है 20 का रखा है। उनका कहना है कि जो Q3 FY26 है काफ़ी वीक रहा है, और एबिटा का भी जो लॉस है वो काफ़ी बढ़ रहा है कंटिन्यूस बेसिस पर, और करंट सिचुएशन कंपनी के सर्वाइवल पर जो है कंसर्न रेज करती है, इसके चलते एमके ने ओला इलेक्ट्रिक को जो है डाउनग्रेड किया है। इसी के साथ साथ आज एल्केम लैब भी फोकस में रह सकता है काफ़ी पॉजिटिव ब्रोकरेज नोट के चलते, जहाँ पर नुवामा ने स्टॉक को अपग्रेड किया है होल्ड पर, जो उनका पहला रेटिंग था रेड्यूस, और टारगेट प्राइस 5100 से बढ़ाकर जो है 5800 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि Q3 FY26 का जो क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए वो मिक्स रहा है, लेकिन मार्जिन्स जो इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, और स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी को एक्विजिशन करके जो है मार्जिन इंप्रूवमेंट जो है ट्रिगर प्रोवाइड कर सकता है कंपनी के लिए, सो इसके चलते नुवामा ने जो अपडेट किया। मोतीलाल की बात करें तो मोतीलाल ने एलकेम पर जो है न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन रखा है, और टारगेट प्राइस जो है 5525 का रखा है, जो उनका अर्लियर टारगेट प्राइस था 5500 का, जहाँ पे उनका कहना है कि एबिटा पैट एक्सपेक्टेशन से बेटर रहा है, और इंटरनेशनल ग्रोथ जो है डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन सेगमेंट से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, सो इसके चलते एल्केम लैब भी आज फोकस में रह सकता है। ये है वो ब्रोकर्स की रिपोर्ट। अब हमारे पास ना ब्रोकर्स की पूरी रिपोर्ट इकट्ठी हो गई है, तमाम जो है वो स्टॉक्स इन न्यूज़ के हमारे पास जो है वो आर्टिकल्स आ चुके हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, नतीजे आ चुके हैं। करना क्या है हमें? करना ये है कि अब उस पर ट्रेड लेनी है, ट्रेड कैसी लेनी है वो बताने के लिए आप देखेंगे स्क्रीन पर दिग्गजों का एक बड़ा सा पैनल है, 5 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो इन सारे शेयरों पर एक एक करके राय लेंगे और आपको बताएंगे कि एक्शन आपको क्या लेना है। तो एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।
Every claim settled on time. Galaxy Health Insurance, a new standalone health insurance company with you forever. KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब चोरों के लिए अपना दरवाजा खोलना। रुको, चेक किया लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक है। फर्जी KYC अपडेट, लिंक से बचिए। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Every claim settled on time. Galaxy Health Insurance, a new standalone health insurance company with you forever. 60 पे चल रहा है तो यहाँ मचाएगा धूम धूम, लेकिन क्रिप्टो का बूम इसे रिस्की लगता है। CoinDCX पे रिसर्च कर, क्रिप्टो फंडामेंटल एनालिसिस पे चलता है, समझ जाएगा तो कोई रिस्क नहीं। सिग्नल वो बाद में देखना, क्रिप्टो नया है और उस पे इन्वेस्ट करने का तरीका पुराना होना चाहिए। तो रिसर्च, अंडरस्टैंड एंड इन्वेस्ट ऑन CoinDCX, इंडिया का क्रिप्टो कोच। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. Every claim settled on time. Galaxy Health Insurance, a new standalone health insurance company with you forever. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है पावर ट्रेड में। और चलिए नतीजों पर और खबरों वाले शेयरों पर चर्चा करते हैं अपने एक्सपर्ट्स और समझते हैं कि आपके लिए आज के सत्र में मौके कहां पर बनेंगे। और जमुना ऑटो से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि इसके नतीजे आए हैं अच्छे। और रेवेन्यूज की बात करें तो करीब 18-19% के आसपास का उछाल है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अगर हम देखें, कामकाजी मुनाफे यानी कि EBITDA करीब 47-48% बढ़ा है। और मार्जिन भी इन्होंने एक्सपेंड किया है 333 बेसिस पॉइंट, यानी कि 14.25% से बढ़कर 17% के ऊपर निकल गया इनका मार्जिन। तो हर पैरामीटर पर नंबर अच्छे दिखाई दे रहे हैं और ये शेयर आज हो सकता है कि गैप के साथ ही खुले। जमुना ऑटो, राय इस पर क्या होगी आपकी रची जी? देखिए सर, जिस तरीके से इसका पूरा क्लाइंट बेस है, आप देखें उनके भी नंबर्स अच्छे ग्रो कर रहे हैं और ये सस्पेंशन और लीफ स्प्रिंग में काम करने वाली कंपनी है। एक अच्छे अपसाइड के साथ मेंटेन कर रही है। मैं समझता हूँ गैप अप तो होगा ही, उसके बाद ये नए लेवल्स, नई ट्रेजेक्टरी में भी आपको जाता हुआ दिखेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। इस हफ्ते ही आने वाले कुछ दिनों में आपको ये 148 से 156 के लेवल्स भी दिखा दे। जिनके पास पोजीशन है वो बने रहे। एक स्टॉप लॉस जरूर मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, 2 लगता है नहीं है वो हिट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 124 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, अपसाइड रैली आपकी इंटैक्ट है। 148 के बाद 156 लेवल्स भी आपको दिखाने का ये दमखम रखता है। ठीक है, जमुना ऑटो को लेकर ये व्यू 150 रुपए के ऊपर जाने का भी दमखम इस शेयर में है। फोर्टिस हेल्थ केयर के जो नंबर आए हैं वो मिले जुले हैं और रिसेंटली हमने देखा है कि जो हॉस्पिटल स्टॉक्स रहे वहां पर लोगों के पैसे बने हैं। रेवेन्यूज की बात करें तो करीब 17.5% के आसपास का उछाल है। प्रॉफिट हालांकि इनका गिरा है 22.5% और मार्जिन उन्होंने एक्सपेंड किया है 19.5% से बढ़कर 22.5% के आसपास की मार्जिन है। तो कुल मिला जुला के नतीजे मिक्स्ड है, मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। फोर्टिस को लेकर आपका व्यू प्रदीप जी? अभिषेक सर, अगर हम देखेंगे टॉप से अभी भी ऑलमोस्ट 15% नीचे है काउंटर, एंड जिस तरीके का पास्ट परफॉर्मेंस है बहुत ही बढ़िया है। एक बार हो सकता है कि एक सेंटीमेंट का रिएक्शन हो जाए तो थोड़ा नीचे खरीदने में मैं कंफर्टेबल रहूंगा। मुझे लगता है कि 916 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। अगर कभी भी अगर आपको 850 860 के आसपास मिलता है तो बहुत ही प्रोमिनेंट एंड वैल्यू जोन पे वो मिलेंगे आपको। तो एक बार अभी आप वेट करके जाइए। अगर किसी के पास लॉन्ग टर्म के होराइजन से स्टॉक है या तो एटलीस्ट 7-8 महीने के व्यू से भी है तो मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। और फ्रेश बाय करने के लिए 870 850 का जोन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उस केस में आपको 805 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। बिल्कुल बने रहिए। जैसे ही स्टॉक ऊपर के साइड में अगेन 948 950 का जोन ब्रेक करता है, अगेन आपको फिर से एक बार ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन थोड़ा बहुत मार्जिन का प्रेशर है, इस वजह से हो सकता है एक बार आपको नीचे डिप मिले, वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। चलिए यहाँ पर रखेंगे नज़र। फोर्टिस हेल्थ केयर एक नया हाई ज़रूर दिखा सकता है, पर थोड़ा सा पेशेंस इसको ज़रूर दीजिए।
एक और काउंटर जिस पर आज नजर रहेगी वो है जीएमआर एयरपोर्ट्स। यहाँ पर भी नतीजे आए थे और नतीजे उम्मीद से बेहतर निकले। साथ ही साथ कंपनी जिस तरीके से ड्यूटी फ्री में अपनी जो रेवेन्यूज़ है उसको बढ़ा रही है सेगमेंट से, वो कहीं ना कहीं अच्छा देखने को मिला है। और साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपनी का जो इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट का बर्डन है वो भी धीरे धीरे कर कम हो रहा है। कुछ एक ब्रोकर्स ने अपनी जो रिपोर्ट निकाली है, हालांकि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किए हैं लक्ष्य में, बट व्यू पॉजिटिव है। एक बार सौमिल, आपका व्यू जीएमआर एयरपोर्ट्स पे कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? GMR Airports in the last a few months actually 2 या 3 महीनों से ये लो टॉप लो बॉटम बना रहा है। लास्ट वीक एक बाउंस अच्छा दिया था और इस समय 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हावेवर फिर से एक वीकनेस दिखाई दी है, तो इससे मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा इस समय, बिकॉज द हायर डिग्री टाइम फ्रेम में ट्रेंड डाउन है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत बाउंस ऊपर आ सकता है, लेकिन मैं ये बाउंस पे बहुत ज्यादा कन्विंस्ड नहीं हूँ। सो अवॉइड द स्टॉक टिल द टाइम ये ऊपर में ब्रेकआउट ना दे दे। ऊपर में अगर 99 के ऊपर क्लोजिंग देता है, फिर जाके मुझे लगता है कि एक मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म में एक फिर से रिवर्सल की उम्मीद बनती है, लेकिन इस समय डेफिनेटली अवॉइड। नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अराउंड 93 एंड 90, ये 2 लेवल्स ध्यान में रखें। इसके नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस समय डाउन ट्रेंड में है ऑन द हायर डिग्री टाइम फ्रेम, तो आप अवॉइड करके चलें। चलिए, फिलहाल अवॉइड करके चलना है जीएमआर एयरपोर्ट्स पे। फिलहाल जो है बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा है अगर टेक्निकल सेटअप को देखें तो। इसके अलावा आज मनप्पुरम फाइनेंस भी फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई से अप्रूवल मिल चुका है। बेन कैपिटल जो कि 41.7% स्टेक खरीदेगा मनप्पुरम फाइनेंस में, उसको आरबीआई का अप्रूवल अवेटेड था और वहाँ पर अब वो मिलता हुआ नजर आया है। एक बार अंशुल जी, आपका व्यू मनप्पुरम फाइनेंस पे। हमने फ्राइडे को देखा कि स्टॉक निचले स्तरों से थोड़ा रिकवर तो किया था, बट ये न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव है। क्या आज के लिए एक पॉजिटिव मूव का मूव हम देख सकते हैं इस काउंटर में क्या? देखिए, नॉट जस्ट आज बट प्रोबेबली अगले 2-3 हफ्ते इसमें काफी अच्छी अपमूव देख सकते हैं। स्टॉक लगभग 7-8 हफ्ते से साइडवेज था और लास्ट वीक में एक ब्रेकआउट कैंडल बनी है। बिफोर लास्ट वीक में एक ब्रेकआउट कैंडल बनी है, लास्ट वीक में एक टाइट रेंज कैंडल है, तो फॉलो थ्रू मूव मिलना चाहिए पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे यहाँ से 316 रुपए तक जा सकता है। 316 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट देता है, 345 रुपए तक के टारगेट ओपन अप होते हुए दिखेंगे। वहीं मुथूट फाइनेंस में भी हल्का सा स्ट्रक्चर रिवर्स होते हुए दिख रहा है। तो दोनों स्टॉक अगर साथ में चलते हैं तो इसको थोड़ा एक्सटेंडेड मूव मिल जाएगा, और स्टैंड अलोन अगर ये अपने बेसिस पे चलता है तो भी 345 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो मनप्पुरम फाइनेंस पर ये राय है कि अगर 316 के ऊपर निकलता है 345 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए, एक स्टॉक जिस पर फोकस करना बड़ा जरूरी इसलिए भी है कि तमाम व्यूअर्स के पास ये स्टॉक है। ओला इलेक्ट्रिक की बात मैं कर रहा हूँ। ओला इलेक्ट्रिक के नतीजे कमजोर आए हैं, और कमजोर इसलिए नहीं कि घाटा कंपनी का आया है। घाटे में पहले भी कंपनी थी और अभी भी घाटे में है। 567 करोड़ का पहले घाटा, 564 करोड़ का पहले घाटा था, अभी भी 487 करोड़ का घाटा है। लेकिन आप देखेंगे ना तो रेवेन्यू में डिक्लाइन है, ये परेशान करने वाली चीज है। 1045 करोड़ से घट के 55% घट के इनफैक्ट 470 करोड़ का रेवेन्यू आया है। और आज जो एमके की रिपोर्ट आई है ना, वो और परेशान करने वाली है। इसने डाउनग्रेड कर दिया है 50 रुपए से शेयर को सीधे 20 रुपए पे। तो 20 रुपए के भाव पर उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखी है और अभी 30 के आसपास का शेयर है, यानी यहां से भी अब जो है वो 10 रुपए नीचे का भाव रखा है। गौरांग सर से एक राय लेते हैं, ओला के ऊपर क्या राय उनकी बनती है, अगर किसी के पास है तो उन्हें क्या करना चाहिए। गौरांग सर, क्या राय आपकी ओला के ऊपर, आपकी कवरेज लिस्ट में है क्या? विकास जी, अगर आप आय और नुकसान का आंकड़ा देखें तो ज्यादा अंतर नहीं है ये जो अभी आप दिखा रहे थे। और इस पर हमने कई बार पहले चर्चा की है हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर और सहयोगी चैनल ईटी नाउ पर। और हमने कई बार कहा है, देखिए ऐसी कंपनियां हम कवर करते नहीं है, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये हमारा समय व्यर्थ होगा अगर ऐसे सब कंपनी पर ध्यान देंगे तो। और मैंने जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है, हालांकि जब इसका आईपीओ आया था तब हमने आईपीओ नोट के द्वारा निवेश की राय दी थी आईपीओ में। मेरे ख्याल से 75 के आसपास का आईपीओ था और 150 तक गया और फिर धराशायी हो गया और अपने जीवन के निचले स्तर के आसपास। यहाँ से क्या और नीचे जा सकता है, बिल्कुल संभव है, जिस प्रकार से परिस्थितियां उभर रही है और आंकड़े दर्शा रहे हैं। मैनेजमेंट के तरफ से कल ये मान लिया इन लोगों ने कि उपभोक्ताओं की जो शिकायत है वो बढ़ रही है और उनको सर्विस करने के लिए उनके पास कर्मचारी नहीं है, ना ही उनके पास ऐसे कोई अनुभव लोग हैं जो इसका
निष्कर्ष निकाल सके। अगर आपने पढ़ा होगा, पता नहीं कितना सत्य असत्य है, लेकिन 10,000 से ज्यादा कंप्लेन है। लोग ओला के स्कूटर्स को पेट्रोल छिड़क कर माचिस की तीली लगा दे रहे हैं। ये हमने देखा है, अब पता नहीं कितना सही गलत है। कंपटीशन अगर आप देखने जाए तो मार्केट शेयर निरंतर ये खो रहे हैं और बातें बहुत करते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको काम करना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए। काम करके दिखा दीजिए आंकड़ों में कि आप क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते। तो ये रिपोर्ट जो आई उसको लेकर के दबाव बन सकता है, नहीं बन सकता मुझे नहीं पता, लेकिन आंकड़ों को देख करके आज भी एक नया निचला स्तर बनेगा ऐसा लगता है। मेरे ख्याल से अगर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में अगर आपको ध्यान देना है तो इसके पहले जो लिस्टेड एंटिटीज थी जहां पर हमारी कवरेज है एज अ डिस्क्लोजर, ओला पर कवरेज नहीं है, तो बजाज ऑटो है, टीवीएस मोटर्स है, हीरो मोटोकॉर्प है, ये बेहतर विकल्प है आपके पास। नहीं, काफी बेहतर विकल्प है। और ओला तो निश्चित तौर पर मतलब किसी के पास है तो वो धोखे में मुझे लगता है, क्योंकि जब शेयर ये 40 रुपए से बढ़ के 70 रुपए के ऊपर निकला भी था ना, तब भी मैं बेयर था। मुझे लगता नहीं था कि वहां पर ये सस्टेन कर पाएगा, डिस्पाइट द फैक्ट्स कि तमाम फंड्स इसको बाइंग कर रहे थे। और विकास, मैं आपको बता दूं कि आप जब ये बता रहे थे ना कि इसके रेवेन्यूज घट गए हैं, तो मैं ये देख रहे थे कि रेवेन्यूज के जो आंकड़े हैं वो घाटे से भी कम है। तो एक बड़ा मशहूर मीम आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर, ओम पुरी का डायलॉग है चुपके मूवी से कि 35 लाख का तो इन्वेस्टमेंट है, घाटा 36 लाख का कैसे हो गया। तो मुझे वही याद आ गया। तो ओला का केस ना कुछ उसी तरह का है मामला। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और भी बहुत सारे शेयर हैं जहां पर आपके लिए मौके बन सकते हैं, उनकी चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आपका 18 और स्वदेश पर आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विकास कुमार और सृष्टि शर्मा। बाजार में हमने देखा था कि शुक्रवार को भारी गिरावट आई थी, आज भी संकेत नेगेटिव हैं। गिफ्ट निफ्टी लगभग 100 अंक नीचे आपको दिखाई देगा। और मुश्किल वाली बात यह है कि एफआईज ने जो 5 सत्र में बाइंग की थी लगभग 5,300 करोड़ रुपए के आसपास की, एक झटके में 7,300 करोड़ रुपए की सेलिंग आ गई है शुक्रवार को। तो उस फ्रंट पर सेंटिमेंट कमजोर है। और स्टॉक ब्रोकर्स के लिए जो मार्जिन फंडिंग के जो रूल्स हैं, जो लोन लेने वगैरह के जो रूल्स हैं, उसको आरबीआई ने किया है सख्त। 1 अप्रैल से नए नियम एप्लीकेबल हो जाएंगे, वो भी थोड़ा सा बाजार में माहौल खराब करने का काम करेंगे। और हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी में आपको नरमी दिखाई देगी। लेकिन चलिए खबरों का अंबार है, बहुत सारे नतीजे आए हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। बहुत सारे नतीजों की चर्चा हमने ब्रेक से पहले की है और अपने लास्ट लेग में नंबर्स हैं। अब कुछ कंपनीज के ही नतीजे बाकी रहेंगे होंगे, निफ्टी के तो और एफएनओ के तो मैक्सिमम नतीजे आ चुके हैं। आइनॉक्स ग्रीन के नंबर जो आए हैं वो अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यूज में करीब 34% का उछाल है। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट हो गया है 6 गुना, 4 करोड़ रुपए से बढ़कर 24 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रॉफिट इन्होंने क्लॉक किए हैं। और मार्जिन में भी हम देख रहे हैं कि लगभग 2.25% का आसपास का उछाल है, 25.5% से बढ़कर 28% के आसपास के मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट की है। आइनॉक्स ग्रीन को लेकर राय आपसे लेना चाहेंगे सौमिल जी, क्या आपकी रणनीति होगी? क्योंकि हमने देखा कि जहां तक शेयर गया था 52 वीक हाई से लगभग 100 रुपए नीचे आके ये कारोबार कर रहा है। अब नंबर तो दमदार आए हैं, दिक्कत यह है कि गैप के साथ ही खुलेगा। आपकी राय सर इस पर? इस समय बहुत समय से ये लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मैं अभी भी इसे अवॉइड करने की सलाह दूंगा। फॉर नाउ जो रेजिस्टेंस है शायद उसके ऊपर ही खुले। 190 का एक रेजिस्टेंस है जहां पे 200 डेली मूविंग एवरेज है। ऊपर में अगर ये क्लोजिंग 194 के ऊपर क्लोजिंग आती है तब जाके इसके अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई वुड वेट फॉर दिस क्लोजिंग अबाउ 194 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, उसके बाद द नेक्स्ट लेवल वुड बी 215 220 लेवल्स। तो वेट करके चलना इज अ बेटर स्ट्रैटेजी। इस समय घाई ना करें क्योंकि खुलना ऊपर ही है, तो थोड़ा सा वेट करके सोच समझ के हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनने के बाद इसके अंदर निवेश करने की कोशिश करें या ट्रेड करने की कोशिश करें। इस समय अवॉइड करें। ठीक है, अवॉइड करें, घाई ना करें। महाराष्ट्र में काफी प्रचलित है ये शब्द, ये जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ी ना करें, उसका मतलब ये है। और सौमिल जी की सलाह आपके लिए आइनॉक्स ग्रीन को लेकर ये नेटको फार्मा को लेकर एक पॉजिटिव खबर आई है। हालांकि हमने शेयर को काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हुए देखा है रिसेंटली, लेकिन खबर यह है कि सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन बनाने की मंजूरी इनको मिली है CDSCO से।
और ये टाइप 2 डायबिटीज के लिए सेमाग्लूटाइड है। ये नेटको फार्मा थोड़े से हम देख रहे हैं कि प्री ओपन में पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत ये दे रहा है। अंशुल जी, आपका व्यू नेटको फार्मा को लेकर? सर नेटको फार्मा एक रेंज में ट्रेड कर रहा है 806 874 और मोस्ट लाइकली रेंज के अपर एंड के आसपास या 50 डे मूविंग एवरेज 860 के आसपास यहां तक जा सकता है। इवेंचुअली 874 निकलेगा और 948 जो रेंज का बड़ी रेंज का अपर एंड है वो टेस्ट होते हुए दिखेगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट्स के पास लॉन्ग हो सकता है। हम लगभग 750 770 रुपए के आसपास से स्टॉक को लॉन्ग कराते आ रहे हैं। 50 के आसपास से लॉन्ग करते हुए उनकी राय है और अभी भी जो व्यू है वो पॉजिटिव ही है। बट फार्मा काउंटर्स की बात कर ही रहे हैं तो एक बार लुपिन पर भी राय ले लेते हैं। और प्रदीप, क्या व्यू रखते हैं आप यहाँ पे? क्योंकि देखिए, हमने फ्राइडे को नतीजों का एक रिएक्शन तो देखा था, बट अब तमाम ब्रोकरेजेस ने जो अपनी रिपोर्ट निकाली है, मेजॉरिटी ने जो है अपने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं तमाम पैमानों पे, चाहे वो यूएस बिजनेस हो या आने वाले तमाम लॉन्चेस, उसको लेकर उनका भरोसा जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आया है। लुपिन पर प्रदीप, क्या व्यू रखते हैं आप? जी, कंटिन्यूअसली देखिए एक हायर हाई फॉर्मेशन है और टॉप हुआ था, टॉप होने के बाद एक पैराबोलिक फॉर्मेशन होने के बाद एक फिर से बेस फॉर्मेशन हुआ है। मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे पोजीशन बिल्ड करना चाहिए, फ्रेश बाय भी करना चाहिए। ऑल टाइम हाई ऑन द वे, बहुत जल्दी आपको 2450 एंड 2500 एंड अबव आते हुए बिल्कुल दिखाई दे सकते हैं। इस केस में एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके जाइए। रिसेंटली जो लो था ऑलमोस्ट 2060 के आसपास था, तो 2060 में आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड 2500 एंड अबव ऑल टाइम हाई, कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे। हाई फॉर्मेशंस मिल सकते हैं, लुपिन पे पॉजिटिव नज़रिया, इस काउंटर को ध्यान में ज़रूर रखेंगे। बट अंशुल, एक बार इटर्नल पर भी अपनी राय दीजिए, क्योंकि लगातार ये काउंटर भी वीक हो रहा है और हमने फ्राइडे को भी देखा था 4 से 5% की गिरावट थी। क्या ये गिरावट और गहरा सकती है? देखिए फ्राइडे 290 रुपए के आसपास भी अभिषेक जी ने पूछा था एसटीबीटी कर सकते हैं, तो बिल्कुल हमने एसटीबीटी की सलाह भी दी थी। 274 पहला टारगेट है और 274 के नीचे अगर टिकता है तो स्टॉक में 256 तक की डाउन मूव रहेगी। तो इटर्नल लगभग 305 रुपए से जब से स्विंग हाई फेल हुआ है वीकली का, तब से हम बेरिश हैं। 274 पहला टारगेट है, 256 दूसरा टारगेट है। बिल्कुल, तो ये इटर्नल पर राय हो गई। लेकिन इस बीच देखिए, दो खबरें आपकी स्क्रीन पर आ रही है। एक तो रुपया 2 पैसे मजबूत खुला है, बहुत ज्यादा कुछ अपडेट नहीं है यहाँ पे, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन एक्शन हो रहा है आपको गोल्ड और सिल्वर के अंदर। देखिए, गोल्ड में 1000 रुपए से ज्यादा की गिरावट इस वक्त आई है और सिल्वर आप देखेंगे तो 7000 से ज्यादा कमजोर हो गया। इस वक्त 2,37,000 के आसपास के भाव पर आ गया है सिल्वर। आप सोचिए 4 लाख के ऊपर का सिल्वर अभी 2,37,000 के आसपास आ गया है। ये अपडेट आपकी स्क्रीन पर, ये इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देना था। चलिए कुछ और शेयर्स पर फोकस करते हैं। ओएनजीसी की ब्रोकर्स की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। थोड़ी हो गई है कंफ्यूजन यहाँ पर। हुआ यह है कि एलारा ने बाई की रेटिंग दी है, 320 का टारगेट दिया है और सिटी कह रहा है कि सेल करिए, 245 का टारगेट दिया इन्होंने। एमओएसएल है न्यूट्रल की रेटिंग के साथ, 245 पे है। अब जो कंफ्यूजन होगी, 267 का शेयर क्या 320 की तरफ जाएगा या नीचे 245 की तरफ जाएगा, पूछ लेते हैं गौरांग सर से। गौरांग सर बताइए, कंफ्यूजन भारी है ब्रोकर्स की रिपोर्ट के अंदर, क्या करें? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि बाजार में काफी सारे रिपोर्ट्स आते रहते और वो रिपोर्ट्स आपको, अगर आप गहराई से अगर देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके ऊपर सोच और विचारधारा रखेंगे, तो आपके जो निर्णय लेने की क्षमता है ना, उसको हिला देगा। अगर आप हमें पूछे तो हमारे तरफ से खरीदारी की राय है ओएनजीसी पर। ये एक एक्सप्लोरेशन कंपनी है भारत सरकार की। भारत सरकार ने पिछले कई सालों से जो हमारी निर्भरता है आयात को लेकर के, इंपोर्ट को लेकर के, वो कम करने की बात की है। जो एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है हमारी एनईएलपी, वहां पर कुछ दिक्कतें थी, उन दिक्कतों को दूर किया है, नई नीतियां लेकर के आए हैं और अब मेरे ख्याल से सरकारी कंपनी के साथ साथ निजी क्षेत्र की कंपनी भाई ये जो कुदरती भंडार है उसके खोज में और जोर शोर से लग जाएगी, चाहे वो जमीन पर हो, समुद्री तट पर हो या फिर गहरे समुद्र में हो। और एक बात है कि ये जो नेचुरल रिजर्व्स है हमारे, कुदरती भंडार जो है कच्चे तेल के और नेचुरल गैस के, इसके ऊपर काफी सालों पहले काम करना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि नीति जो हमने बताई एनईएलपी वो नकारात्मक थी। तो अगर पहले तो लंबी अवधि का है नजरिया तो बने रहे, इतनी तैयारी आप बिल्कुल रखें कि ये जो खाड़ी देश में संकट खड़ा हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच में,
छोटी मध्यम अवधि में किस प्रकार से खबरें उभर करके आती है और परिस्थितियां किस परी से उभरती है, उस पर निर्भर करेगा। कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उठापटक वोलेटिलिटी हो सकती है, उसके कारण इसके दाम में उठापटक वोलेटिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहेंगे ओएनजीसी में। बिल्कुल, तो लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहें, ये राय गौरांग सर की जो है वो ओएनजीसी के ऊपर। चलिए, कौन से ऐसे खबरें हैं, 9 ऐसी कौन सी खबरें हैं जो 9 बजे हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि अब मार्केट खुलने वाले हैं। रविंदर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं 9 के नौरत्न लेके। रविंदर बताइए। जी बिल्कुल, 9 के नवरत्न में सबसे पहले शुरुआत अर्निंग्स वाले स्टॉक से ही करते हैं। यहाँ पर नारायणा हेल्थ ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे और इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू इसमें 61% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली थी। हालांकि जो प्रॉफिट है उसमें 35% की यहाँ पे जो है डिक्लाइन देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर बेसिस से। और ओवरऑल जो नंबर आए हैं इस क्वार्टर में नारायणा हृदयालय के, वो काफ़ी वीक आए हैं। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक आज काफ़ी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर कंपनी ने अपने जो क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए काफ़ी वीक आए हैं। यहाँ पर रेवेन्यू में जो है 55% की यहाँ पे डिग्रोथ देखने को मिली है और जो एबिटा लॉस है वो 460 करोड़ से घटकर जो है 271 करोड़ पर देखने का मिला है और नेट लॉस जो है 564 करोड़ से घटकर जो है 487 करोड़ पर देखने को मिला है। सो काफ़ी वीक नंबर आए ओला इलेक्ट्रिक के। और इसके बाद जो ब्रोकरेजेस है वो भी काफ़ी पॉजिटिव हो गए। यहाँ पर एमके ने अपनी नोट निकाली है इस पर ओला इलेक्ट्रिक पर, जहाँ पर उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। सेल पर जो उनका पहला रेटिंग था बाई और टारगेट प्राइस जो है 50 से घटाकर यहाँ पे जो है 20 रखा है। सो इसके चलते स्टॉक आज काफ़ी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर प्री मार्केट में स्टॉक्स में जो है 2 से 3% के आसपास की डिक्लाइन देखने को मिल रही है। फोर्टिस हेल्थ की बात करें तो ये भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर रेवेन्यू में जो है यहाँ पर 17.5% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो ओवरऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर के चलते ये भी फोकस में रह सकता है। इसी के साथ साथ आज कैपिटल मार्केट स्टॉक जैसे कि ग्रो, एंजल वन, IIFL सिक्योरिटीज, 5 पैसे, मोतीलाल, नोवामा वेल्थ, ये सभी स्टॉक काफ़ी यहाँ पे फोकस में रह सकते हैं। यहाँ पर आरबीआई का अमेंडमेंट जो है 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होगा। कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम में फंडिंग स्ट्रक्चर, कोलैटरल नॉर्म्स और एक्सपोजर रूल्स में बड़े चेंजेस जो होंगे इसके बाद, और जो स्टॉक ब्रोकर्स की ऑपरेटिंग लैंडस्केप को जो है रीशेप कर सकता है। यहाँ पर आरबीआई ने मैंडेट किया है कि ब्रोकर्स को मिलने वाली फंडिंग अब 100% सिक्योर्ड होनी चाहिए स्टार्टिंग ऑफ 1 अप्रैल 2026। सो इसके चलते जो सभी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स है वो आज काफ़ी फोकस में रह सकते हैं। रेलिगर एंटरप्राइज की बात करें तो यहाँ पर बोर्ड ने रेलिगर एंटरप्राइज और रेलिगर फिनवेस्ट को 2 इंडिपेंडेंट लिस्टेड एंटिटीज में जो है डीमर्ज करने के लिए अप्रूवल दे दिया है और आरएफएल और आरईएल शेयर होल्डर्स को जो है 1:1 बेसिस पर फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। मन्नापुरम फाइनेंस भी आज फोकस में रह सकता है। यहाँ पर आरबीआई जो है अप्रूवल दे दिया बेन कैपिटल को, जहां पर बेन कैपिटल जो है मन्नापुरम फाइनेंस में 41.6% का स्टेक एक्वायर करने वाला है। ऑर्डर विन के चलते अशोका बिल्डकॉन आज फोकस में रह सकता है, जहां पर कंपनी को जो है $45.28 मिलियन का जो है अपग्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला लिबेरिया में। सो इसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। और एक स्टॉक आज फोकस में रह सकता है ऑर्डर विन के चलते, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर कंपनी को जो है डोमेस्टिक वर्क ऑर्डर मिला है अप्रॉक्सीमेटली 93 करोड़ का। सो इसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। आखिर में बात करेंगे यहाँ पर मिस बेक्टर फूड आज काफ़ी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक को अपग्रेड किया है बाई पर, जो उनका पहला था न्यूट्रल रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 270 का रखा है, जो उनका अर्लियर रेटिंग था 280 का। उनका कहना है कि Q3 FY26 में एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो है वीक रहा है, लेकिन बेकरी और बिजनेस ग्रोथ जो एक्सपेक्टेशन के जो है इनलाइन में रहे। सो इसके चलते मिस बेक्टर फूड भी आज फोकस में रह सकता है। ठीक है रविंदर, बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे शेयर बताने के लिए। तो जो 9 शेयर हैं इन पर आप नज़र रख के ज़रूर चलिएगा, क्योंकि अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो कि कौन सा शेयर लेना है कौन सा छोड़ना है, तो इन पर आप 9 शेयरों पर फोकस करके चलिए। और अमूमन ऐसा देखने को मिला है कि आपकी प्लानिंग अच्छी हो जाती है और पैसे भी बन जाते हैं। 2 मिनट के आसपास का समय रह गया है बाजार खुलने में और बाजार की तरफ चलेंगे। लेकिन अच्छा, एक काम करते हैं, एक शेयर पर जरा व्यू ले लेते हैं और राय चाहिए मुझे एसबीआई के शेयर को लेकर। अंशुल जी, एसबीआई पर एक क्विक चेक। एसबीआई अपने गेन्स को ना होल्ड कर रहा है, कोई रिवर्सल नहीं आ रहा है, क्या यहां से भी बाइंग कर सकते हैं एसबीआई में? सर एसबीआई लास्ट कैप अप के टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि एक्सटेंशन में 1199 तक जा सकता है, ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच गया है। किसी भी तरह की वीकनेस नहीं है, तो टॉप प्रिडिक्ट करने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे चलना चाहिए। लास्ट टाइम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1120 रुपए का दिया था, उसको अब रिवाइज करके 1154 कर लेना चाहिए और 1199 के ऊपर सस्टेन करता है तो 1224 तक का अपसाइड टारगेट रहेगा। तो स्टॉप लॉस रिवाइज कीजिए 1154 का और टारगेट रिवाइज कीजिए 1224 का।
1224 रुपए के टारगेट एसबीआई के लिए, यहां से 30 रुपए ऊपर के। हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल से शिवांगी साड़ा। शिवांगी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। क्विकली अपने आप ट्रेड्स बता दीजिए शिवांगी जी, बाजार खुलने से पहले। बाजार में आप देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत वीकनेस है, बट शॉर्ट कवरिंग एक अच्छी मूव देखने को मिल रही है बजाज फाइनेंस पर, उस पर नजर रहेगी। बट ऑफ कोर्स ओपनिंग के बाद हम रीआइटरेट करेंगे इस ट्रेड को। फिलहाल हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर है वीकली बेसिस पे, एंड एक अच्छे मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल इस स्पेस में भी हमने देखा है कि एक अच्छी यहाँ पे लॉन्ग साइड में एक निवेशक है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है बजाज इसमें फाइनेंस में लगभग हम इसको 1060 के लिए देख सकते हैं, और 1000 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 1000 का स्टॉप लॉस होगा, 1060 रुपए के टारगेट होंगे बजाज फाइनेंस के लिए। जो प्राइसेस अभी दिख रहे हैं वो हैं 1023 रुपए के। चलिए ओपनिंग की तरफ चलेंगे। जिस तरह के संकेत मिले थे गिफ्ट निफ्टी से, उसके थोड़े से बेहतर ओपनिंग के फिलहाल लेवल्स मिल रहे हैं प्री ओपन से। निफ्टी की जो शुरुआत हुई है, अच्छा शुरुआत होते ही फिर से निफ्टी थोड़ा नीचे गया है। फिलहाल 70 अंकों की गिरावट है। निफ्टी बैंक की बात करें तो जो गिरावट है लगभग 180 अंकों की आप देखेंगे। 25,400 पर निफ्टी इस वक्त है। क्या 25,400 को निफ्टी नहीं, उसके नीचे भी गोता लगा। 25,372 आज का लो है, और उसके नीचे जाने के बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ा संभलने की कोशिश आप होते हुए देखेंगे निफ्टी में। 25,433 का लेवल। निफ्टी बैंक की बात करें 60,000 के आसपास के लेवल, और 150 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं। वीक ओपनिंग हुई है, और अगर आप एडवांस डिक्लाइन को रेशियो को देखेंगे तो उससे भी कमजोर शुरुआत के ही संकेत मिले हैं, क्योंकि 800 शेयर एनएसई पर ऊपर खुले हैं। 1350 शेयर हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ खुले हैं। अब मिड कैप स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं कि कमजोरी है, और कमजोरी निफ्टी के मुकाबले आपको वहां पर ज्यादा दिखाई देगी। निफ्टी और निफ्टी बैंक की बात करें तो 4.5% के आसपास की ही गिरावट है। सेंसेक्स की गिरावट 140 अंकों के आसपास की है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में हम थोड़ा सा पेन ज्यादा देख रहे हैं। स्मॉल कैप 100 इंडेक्स जो है निफ्टी का लगभग 1% नीचे आपको नजर आएगा। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो आधे % से ज्यादा की गिरावट वहां पर है। तो ब्रॉडर मार्केट में दिक्कतें हैं, और निवेशकों में कॉन्फिडेंस नहीं है बाजार को लेकर, इससे साफ साफ ये नजर आ रहा है। लेकिन लोअर लेवल से देखिए निफ्टी में थोड़ी रिकवरी की कोशिश हो रही है। जो लॉसेज हैं रह गए हैं सिर्फ 15 अंकों के आसपास के, 25,450 के आसपास निफ्टी आ गया है, यानी कि दिन के निचले स्तर से 75 अंकों की रिकवरी है। निफ्टी बैंक 125 अंक नीचे, एक बार देखते हैं, थोड़ा सेटल हो जाने देते हैं। अभी तो शुरुआत के 1-1.5 मिनट ही बीता है। लेकिन अगर हम तेजी वाले शेयरों की बात करें निफ्टी में, तो आप देखेंगे कि पावर ग्रिड 1% के गेंस के साथ कारोबार कर रहा है, और निफ्टी का इकलौता शेयर है जहां पर 1% की तेजी है। सिप्ला करीब आधा % ऊपर। एचडीएफसी बैंक में थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है, करीब आधे % के गेन। एचडीएफसी अभी भी आधे % के आसपास की तेजी पर ही आपको कारोबार होता नजर आएगा। आईटी शेयर थोड़े संभलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ संभले हैं, कोई ऐसी बाइंग खास नजर नहीं आ रही है। विप्रो हो गया, एचसीएल टेक हो गया, या फिर टीसीएस हो गया, 4.5 से लेकर आधे % के आसपास के गेंस हैं। रिलायंस में थोड़ी सी हम देखने की राहत है, क्योंकि बिकवाली काफी ज्यादा हुई थी 2 सत्र में, और आज हम देख रहे हैं कि हरे निशान के साथ शुरुआत की है। तो ये स्थिति है। आईटी में इन्फोसिस में जो दर्द है वो बरकरार है। 1% नीचे इन्फोसिस का शेयर आपको नजर आएगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप के शेयर थोड़े कमजोर है। अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज में 1% से ज्यादा की गिरावट, करीब 1.25%। ये दोनों शेयर आपको नजर आएंगे। बैंकिंग में एसबीआई, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अच्छा फाइनेंशियल में बजाज फाइनेंस, ये आधे % के आसपास के लॉसेज यहां पर हैं। क्या आपके लिए मौके हैं? इस पर आगे हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन टॉरेंट फार्मा 4.5% के गेंस इसमें हमें दिख रहा है, और ये वादा का टॉप गेनर है। जेएमआर इंफ्रा पर भी हमने सवाल पूछे थे, 3% ऊपर ये शेयर आपको नजर आएगा। सिंजीन ये 1.5% ऊपर। अल्केम लैब में करीब 1.5% की तेजी, ल्यूपिन में 1.5% की तेजी। तो आज फार्मा वाला जो बास्केट है यहाँ पर स्ट्रेंथ साफ तौर पर नजर आ रही है, और ये डिफेंसिव प्ले भी होते हैं बाजार में, ध्यान रखिएगा। डिक्सन टेक 1.5% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। ईएमएस शेयरों में हमने देखा है कि अपने रीसेंट लो से लगभग 20 से लेकर 50% के आसपास की रिकवरी आ चुकी है, और रिकवरी आज भी जारी आपको नजर आएगी। लेकिन आज के एक्सीडेंट्स साफ तौर पर आप देखिए, बीएसई टूट गया है 9.5%। एंजल वन की गिरावट 6.5%, और जो टारगेट दिया पहले टारगेट के तो शायद नीचे ही आपको ये नजर आएगा।
एंजल वन का शेयर, क्योंकि उनका टारगेट था 2645 का, और आप देखिए मतलब दोनों टारगेट खुलते ही एक तरह से अचीव हो गए, मौके फिर इसमें बन नहीं पाई। यही दिक्कत हो जाती है जब गैप के साथ बाजार खुलता है। तो सारे कैपिटल मार्केट वाले शेयर टूट रहे हैं, बीएससी, एंजल वन, एमसीएक्स, ये वायदा के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर आपको इस वक्त नजर आएंगे। चलते हैं देखते हैं कुछ और शेयरों में जहां पर आज बड़ा मूव है। एक बार जरा चेक कर लेते हैं निफ्टी 500 की लिस्ट को भी। तो बड़ी गिरावट तो निश्चित तौर पर कैपिटल मार्केट वाले शेयरों में है, लेकिन अगर हम तेजी की बात करें, जमुना ऑटो के नंबर अच्छे आए थे और शेयर करीब 7% ऊपर। एनएसई 500 का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला ये शेयर है। एनएफएल में 7% का उछाल है। नेटको फार्मा करीब 7% ऊपर। जेबी केमिकल में करीब 4% के आसपास की तेजी है। टोरेंट फार्मा, तो फार्मा में बढ़िया मूव है। और कुछ इक्का दुक्का ट्रेड हम देख रहे हैं कि ऑटो एंसिलरी स्पेस से आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। बलरामपुर चीनी में भी आज हम देख रहे हैं कि 1-1.5% के आसपास की तेजी है। और एंसिलरी स्पेस में भारत फोर्ज में 1% की तेजी है। 1750 रुपए के आसपास के भाव हैं। निफ्टी सपाट लोअर लेवल से हो गई है, लगभग 90 अंकों की रिकवरी। क्या निफ्टी हरे निशान में लौटेगा? ऐसी संभावना लग तो रही है। जी हाँ, हरे निशान में वापसी हो गई है और लोअर लेवल से लगभग 100 अंकों के आसपास की रिकवरी है। रिकवरी ये कहां से हुई है? एचडीएफसी बैंक ने सपोर्ट किया है, कुछ आईटी स्टॉक्स ने सपोर्ट किया। रिलायंस हम देख रहे हैं कि हरे निशान में ये वापसी कर चुका है। अगर हम बाकी बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर की बात करें तो आप देखेंगे कि एक बार एलएनटी को चेक कर लेते हैं कि एलएनटी की पिक्चर क्या लग रही है। एलएनटी का शेयर भी देखें कि लोअर लेवल से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ बड़े शेयरों का समर्थन है और इसके चलते ये वापसी हो रही है। एक बार जरा इंडेक्स देख लेते हैं कि इंडेक्स की पिक्चर बाजार में इस वक्त क्या है, क्योंकि आईटी में जो कारोबार हो रहा है आज तो हम देख रहे हैं कि मिला जुला सत्र है, लेकिन इंडेक्स वाइज 0.25% आज नीचे है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो बड़ी गिरावट है वो निश्चित तौर पर सरकारी बैंकों में है। सरकारी बैंक थोड़े से हाल फिलहाल चले थे। मेटल में कमजोरी आज फिर से आपको नजर आएगी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो बाजार को नीचे खींचने काम कर रहे हैं। सपोर्ट कहां से? फार्मा इंडेक्स 1% ऊपर है। पावर, एनर्जी, रियल एस्टेट, ये कुछ इंडेक्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में चुनिंदा बाइंग हो रही है। चलिए, निफ्टी सपाट है, निफ्टी बैंक भी सपाट है। हल्की हल्की गिरावट या तेजी आपको दिखाई देगी और निफ्टी का हीट मैप आपके सामने अपने एक्सपर्ट के पास चलेंगे और आपके लिए समझेंगे ओपनिंग ट्रेड। तो चलिए ओपनिंग ट्रेड समझना शुरू करते हैं। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और शिवांगी आपसे ही शुरुआत करते हैं। बताइए ओपनिंग के बाद कहां पर दिख रहे हैं आपको मौके? के बाद हम देख रहे हैं कि फार्मा डायग्नोस्टिक स्पेस में एक अच्छी एक्शन बनती हुई दिख रही है। मेरा पसंदीदा पिक रहेगा लॉरस लैब्स पर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर है डेली बेसिस पे और काफी एक स्मार्ट बाइंग देखने को मिली है इस जोन पे। करीबन हमने देखा है कि 1000 से लेके 1010 तक के बैंड में एक काफी स्लो एंड स्टेडी बाइंग है, बट बेस फॉर्मेशन जो है लगातार पिछले 12 ट्रेडिंग सेशंस का वो काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। यहाँ पे स्टॉक अब अपनी 50 रमा के ऊपर अब ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है और यहाँ पे एक आज अच्छे टेलविंड्स भी देखने को मिल रहे हैं सेक्टर के। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। नेक्स्ट जो है 1060 के टारगेट्स के लिए हम इसमें निवेश करें और 1000 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, तो चलिए लॉरस लैब यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। काफ़ी अच्छे मूव्स आज हम फार्मा काउंटर्स में देख रहे हैं और उसी पैक में से सेम लॉरस लैब आपके लिए यहाँ पर एक कॉल आती हुई। पर प्रदीप जी, अब आप बताइए खुलने के बाद कहाँ पर है आपकी नज़र? देखिए, जेबी केमिकल एंड फार्मा मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी 1983 1982 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें प्रॉपर्ली भी ब्रेकआउट आया नहीं, आने वाला है, तो बाई कर लेना चाहिए। 2050 उसके बाद 2200 एंड अबव भी आपको मिलेंगे अगर आपका व्यू थोड़ा एक से 1.5 हफ्ता है तो डेफिनेटली करेंट जोन से एक बार बाई करने का सलाह रहेगा। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जो आज का डे लो है 1895 में आप मेंटेन करके जाइए और फ्रेश बाई करके जाइए। सेकेंड कॉल मुझे इंडस टावर भी बहुत अच्छा लग रहा है। इंडस टावर में भी मुझे लगता है कि जिस तरीके का कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है, नेक्स्ट 495 एंड 500 प्लस जाने के लिए इंडस टावर रेडी हो रहा है। यहाँ पे आपको 445 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बाय करना चाहिए।
ऑल राइट, तो चलिए इंडस टावर्स और साथ ही जेबी केमिकल्स और फार्मा, यहाँ पर प्रदीप जी की कॉल आती हुई। और जी हाँ, फार्मा स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बस कर रहा है। ना ही सिर्फ आप देखिए ब्रॉडर मार्केट्स के काउंटर्स अच्छा कर रहे हैं, बल्कि अगर निफ्टी के टॉप 10 गेनर्स में देखेंगे तो कम से कम 2 नाम सिप्ला और सन फार्मा ये टॉप गेनर्स की लिस्ट में फिलहाल शामिल होते हुए। और इस बीच एक बार मार्केट्स पे भी ध्यान दे दीजिए, क्योंकि कमज़ोर शुरुआत के बाद अब निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही हरे निशान में लौटते हुए 25,500 के बेहद करीब निफ्टी। देखते हैं कि वो लेवल ब्रीच होकर आगे किस तरीके के मूव्स आते हैं। बट सौमिल, अब आपके पास आना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पर देख रहे हैं आप मौके? जैसे जैसे मॉर्निंग में हमने बात की कि फार्मा सेक्टर अच्छा लग रहा है एंड बायोकॉन वाज माय टॉपिक। मैं फिर से फार्मा के साथ ही जाना चाहूंगा। लुपिन मुझे ऑलरेडी अच्छा लग रहा है और आज अच्छा स्टार्ट भी है लुपिन के अंदर। फिर से जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो ऊपर की तरफ टूटा है। ब्रेकआउट अभी तक मिला नहीं है, लेकिन आई विल एक्सपेक्ट कि ये ब्रेकआउट मिल जाए। नीचे में एक स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 2170 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख के ऊपर में 2300 के प्लस के टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑलरेडी एक मीडियम टर्म अप ट्रेंड चल रहा है और ये कंटिन्यू रहेगा। शॉर्ट टर्म के तो डेफिनेटली टारगेट्स हैं ही, लेकिन मीडियम टर्म में इसे ट्रेड करे, दैट विल बी अ बेटर स्ट्रैटेजी। लुपिन यहाँ पर जो है आप ट्रेड ले सकते हैं। एक नियर टर्म में एक मूव आने की उम्मीद है, पर साथ ही मीडियम टर्म यानी मध्यम अवधि में भी एक अच्छे मूव्स रहेंगे, ये फिलहाल सौमिल का मानना है। पर अंशुल जी, अब आपके पास आएंगे और समझेंगे, बताइए कहाँ पर आए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स? देखिए, 2 पहले अपडेट रहेंगे। एक फ्राइडे को मैस्टॉक एसटीबीटी दे गए थे 2350 में, 2320 का लो बनाए तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सुबह ओपनिंग कॉल में प्री कॉल 633 में दिया था, 639.40 का हाई बनाया तो यहाँ भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तीसरा, अब बाइंग करना चाहिए आपको निफ्टी 750 में एक स्टॉक है वैभव ग्लोबल। यहाँ पे एक 5 दिन की इनसाइड बार से बेहतरीन ब्रेकआउट आ रहा है। 359 के आसपास बाई करना चाहिए। 355 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 364 का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक आपको बाई करना चाहिए टीडी पावर सिस। यहाँ पे भी ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। टीडी पावर सिस में भी कंसोलिडेशन पैटर्न से बाहर निकल रहा है। 69 डेज का कैंडल पैटर्न था। ब्रेकआउट के बाद 3 दिन इनसाइड बार थी, आज ओपन लो के साथ चला है। 864 के पास बाई करना है, 850 का स्टॉप लॉस रहेगा और 880 का टारगेट रहेगा। ये 2 स्टॉक इमीडिएटली आपको ओपनिंग ट्रेड में बाई करना चाहिए। ये 2 काउंटर्स फिलहाल अंशुल जी की तरफ से। पर गौरांग सर, एक बार आपसे आपका आईटी पर व्यू समझना चाहेंगे। आपके लिए कौन सी रहेंगी वो टॉप बेट्स विद इन द आईटी पैक? क्योंकि एआई को लेकर जितने कंसर्न्स थे वो हमने ज़रूर देखे, हावी हो रहे थे वो मार्केट्स पे। फ्राइडे को एक रिकवरी रही, क्या यहाँ से और रिकवरी की उम्मीद करें? और अगर किसी को यहाँ पर आईटी पैक में अपनी पोजीशंस बढ़ानी है, पहले तो बढ़ानी चाहिए या नहीं, और दूसरा अगर बढ़ानी है तो कहाँ पर आप देख रहे हैं मौके? सृष्टि जी, देखिए, पहले तो 2-3 चीजें अनिवार्य है बता दूं आपके दर्शकों को, अगर आप आईटी क्षेत्र में निवेश करने की इच्छा रखते हैं या मन बना रहे हैं। पहले तो 1.5 से 2 साल का नजरिया रखें। दूसरी बात, ये जो हमने एंथ्रोपिक नामक एआई टूल पिछले हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले आते हुए देखा, जिसने अमेरिकन आईटी कंपनियों में तांडव मचाया और उसका असर हमारे भारत में स्थापित आईटी कंपनियों पर भी पड़ा और बहुत बुरा पड़ा। मेरे ख्याल से कुछ स्टॉक्स आईटी क्षेत्र के तो पिछले हफ्ते शुक्रवार को अपने जीवन के 92वें हफ्ते के निचले स्तर पर थे। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो आविष्कार है, ये निरंतर आईटी क्षेत्र में चलता रहेगा। इसकी तैयारी आपको रखनी चाहिए और इस आविष्कार को लेकर के, परिवर्तन को लेकर के आईटी क्षेत्र में उठापटक, वॉलेटिलिटी हो सकती है आने वाले समय में, छोटी से मध्यम अवधि के लिए। मूल्यांकन के हिसाब से अगर आप देखने जाएं तो आकर्षण लग रहा है। दूसरी तीसरी तिमाही के बाद मैनेजमेंट ने जो टिप्पणियां करी है, उससे कारोबार की परिस्थिति भविष्य में मजबूत लग रही है। और पिछले हफ्ते 2 दिन से, जब से ये पूरा तांडव मचा है आईटी क्षेत्र में, तब से लेकर के आज तक मेरे ख्याल से किसी भी आईटी क्षेत्र के मैनेजमेंट ने आकर के ये नहीं बताया कि ये जो टूल वगैरह जो आ रहे हैं वो हमारी कंपनी के लिए कितने खतरनाक या नकारात्मक है। किसी भी आईटी कंपनी ने, आप छोटी मझौली दिग्गज किसी भी आईटी मैनेजमेंट की कंपनी आकर ये टिप्पणियां नहीं करी है। मैंने पिछले हफ्ते टेक महिंद्रा 12 के
टेक महिंद्रा के मैनेजमेंट की बातों को सुनी थी और वो बता रहे थे कि ये जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया बाजार में हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो ऑफिस है बंद हो जाएगी, हमारे कर्मचारियों को हमको छुट्टी देनी पड़ेगी, छटनी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो अगर आपका ये सब परिस्थिति है, आप ये सब के लिए तैयार है तो आईटी क्षेत्र में निवेश करें। कौन सी कंपनी, आपने प्रश्न पूछा है सृष्टि जी, तो साइंस लिमिटेड, केपीआईटी टेक, ये छोटी कंपनियों में, मझौली में कोफोर्ज, एलटीआई माइंट्री और एलएनटी टेक्नोलॉजीज। दिग्गजों में 4 नाम आते हैं जो खरीदारी की सूची में है, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और टीसीएस। लेकिन मैं फिर से कहूंगा 1.5 से 2 साल की समय सीमा और उठापटक छोटी मध्यम अवधि में परिवर्तन को लेकर के बर्दाश्त या झेलने की क्षमता। बिल्कुल, तो ये राय आईटी कंपनियों पर आपको दी गई है गौरांग सर की तरफ से। चलिए एक एरिया जो है उस पर फोकस करते हैं। खबर है ब्रोकर्स को लेकर कि आरबीआई ने टाइटन किए हैं जो रूल्स हैं फंडिंग को लेकर, उसको टाइटन किया। 1 अप्रैल से वो लागू होने वाला है और उसका असर आप देखिए, बीएसई का शेयर जो है वो 8-9% की गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहा है। ग्रो मार्केट प्लेटफॉर्म शेयर है 4% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। तमाम जो मार्केट प्लेटफॉर्म रिलेटेड शेयर है उनमें आज गिरावट देखने को मिल रही है। क्या ये गिरावट जो है वो कोई एक मौका हो सकती है, पहले तो ये समझ लेते हैं। एक काम करते हैं, सौबिल के पास चलते हैं। पहले इस खबर को समझ लेते हैं पूरी तरह से, उसके बाद राय लेंगे। ये खबर क्या है उसकी डिटेल एक बार समझ लेते हैं। ब्रोकर्स के फंडिंग के जो ये नियम है जो आरबीआई ने सख्त किए हैं, इसका क्या इंपैक्ट दिख सकता है और क्या ये डिटेल है, एक बार हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा है उनसे समझ लेते हैं। अंकुर बताइए। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टॉक ब्रोकर्स के लिए नए नियम लाए हैं और यहाँ पे जो सबसे बड़ा बदलाव वो देखा जा रहा है कि 100% आपको कोलेट्रल रखना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ बैंक गारंटी से काम नहीं चलने वाला है। बैंक गारंटी की अगर बात करें तो वहाँ पर भी नियम सख्त किए गए हैं और आप उसको 25% कम से कम प्योर कैश होना चाहिए। इसके अलावा जो बदलाव ये है कि कोई भी फंडिंग जो है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि आप वो पैसा प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सारा एक्सपोजर होने वाला है वो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर गिना जाएगा, यानी कि अगर वो लिमिट ब्रीच होती है तो उसके बाद आप कोई भी पैसा नहीं दे सकते हैं। साथ ही साथ नियमों में बदलाव ये भी है कि कंटिन्यूस कोलेट्रल मॉनिटरिंग होने वाली है मार्जिन कॉल्स की। तो अगर ये लगातार मॉनिटरिंग होगी तो उसके बाद कहीं भी अगर ये हिट होती है लिमिट तो वापस से वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो ये जो नियम है वो 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं और जो नियमों को और भी सख्त किया गया है। बिल्कुल, तो ये डिटेलिंग है जो हमने समझ ली कि आखिर ये खबर क्या है और उसका क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब एक काम करते हैं, राय लेते हैं। 2 शेयरों पर राय लेंगे। एक तो पहले बीएसई के ऊपर राय लेते हैं सौमिल से। सौमिल जरा चेक कीजिए, 8% की गिरावट है, क्या ये गिरावट एक मौका है या फिर क्योंकि ये खबर नेगेटिव है तो हो सकता है आगे और गिरावट आए, तो क्या कहते हैं चार्ट से, जरा चेक कीजिए एक बार। डेफिनेटली खबर थोड़ी सी नेगेटिव है। डेफिनेटली आई टोटली एग्री ऑन दैट। यहाँ पर बीएसई या स्टॉक मार्केट रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं जहाँ पे भी इम्पैक्ट आएगा, मुझे लगता है कि ये एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म का इम्पैक्ट है। ये फिर से इट विल बी नॉर्मलाइज्ड। इन द वेरी शॉर्ट टर्म बीएसई, एनसीडीएक्स या फिर ब्रोकिंग साइड पे बात करें, एंजल वन, प्रोबेबली आईएफएल एंड अदर स्टॉक्स, ब्रोकिंग स्टॉक्स, इसमें थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट देखा जा सकता है, लेकिन मैं इसमें बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आसपास ही अगर बीएसई वेरी स्पेसिफिक अगर मैं बीएसई की बात करूं तो अराउंड 2700 एंड 2600 यहाँ पर बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट्स हैं। मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक उसके नीचे जाएगा। ऑफ कोर्स साइड वाइज करेक्शन हो सकता है, एक टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अभी भी ट्रेंड अप है और बीएसई में मैं समझता हूँ कि बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। अभी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि एक फॉलिंग नाइफ की तरह है। तो 2600 2500 के आसपास जब ये स्टॉक आता है, मुझे लगता है कि वहां पे और एक बार रिविजिट करके फिर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये राय बीएसई के ऊपर। लेकिन एक और जो प्लेटफॉर्म शेयरों से रिलेटेड जो है एंजल वन, इसके ऊपर आज 2 हमारे मेहमानों ने कॉल दी। एक हैं प्रदीप हल्दर जी और दूसरे रचित खंडेलवाल, दोनों ने कॉल दी। हालांकि स्टॉक गैप डाउन खुला। एक राय लेते हैं दोबारा प्रदीप जी से कि क्या करना चाहिए अगर किसी ने ट्रेड जो है वो लेना मिस कर दिया या फिर वो जो है क्योंकि गैप डाउन खुला तो पैसे बने नहीं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। ग्रो और एंजल वन दोनों के ऊपर राय दीजिएगा प्रदीप जी, एक एक करके।
देखिए विकास जी, ऑलरेडी ऐसे न्यूज पे क्या होता है ना, गैप डाउन गैप अप बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये नेगेटिव खबर था और ऑलरेडी नीचे का जो गोता लगाना था ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम देखेंगे एंजल वन में ऑलरेडी 2441 का डीप लगाने के बाद सीधा शार्प ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से भी ज्यादा रिकवरी अभी आ चुका है, डे हाई के आसपास ही है। क्या होता है ना, हमने एसटीटी के टाइम पे भी देखा है, उस टाइम पे 1-2 दिन का रिएक्शन था, फिर से बाउंस बैक, फिर से रिकवर हो गया। सिमिलर यहाँ पे भी होने वाला है। बीएससी, एंजल वन, ग्रो जैसे स्टॉक्स पे थोड़ा बहुत सेंटीमेंट के हिसाब से एक झटका फिर से बाउंस बैक आपको होते हुए दिखाई देंगे। अगर किसी ने पोजीशन बाई चांस लिया भी है शॉर्ट के साइड में, मुझे लगता है कि आपको एक बार कवर कर लेना चाहिए और व्यू लॉन्ग टू मीडियम टाइम में पॉजिटिव ही रखना चाहिए। आज नीचे आया है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। लास्ट वीक मैं और अभिषेक सर बात भी कर रहे थे बीएससी, एंजल वन जैसे स्टॉक्स को लेके, तो हम मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये एक जो 7-8% का ये जो नीचे का झटका लगा है, ये ज्यादा कंटिन्यू आपको होते हुए नहीं दिखाई देंगे। एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये आपके बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना ही चाहिए और नेक्स्ट 6 से 8 महीने का मिनिमम तो व्यू रखना चाहिए। तो अगर शॉर्ट मैं करेंट जोन से नहीं करने का सलाह दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक्स नीचे से रिकवर हो रहा है, तो फ्रेश आपको बाय करने का ही सलाह रहेगा। ठीक है, फ्रेश बाइंग की सलाह है और निश्चित तौर पर मतलब ये इतना बड़ा जो डीप आज करेक्शन आया है खुलते ही शेयरों में, ये अपॉर्चुनिटी है। और आप देखिए लोअर लेवल से ना हल्की फुल्की सी रिकवरी आ भी रही है, 7% नीचे, हालांकि बीएससी अभी भी आपको दिखेगा। एंजल वन में 4% गिरावट, बाकी शेयर भी टूट रहे हैं। ग्रो हो गया, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स की बात करें तो एमसीएक्स में भी हम देख रहे हैं कि आज गिरावट है 5% के आसपास की। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि रेगुलेटर की तरफ से काफ़ी रूल्स सख्त कर दिए गए हैं डिस्करेज करने के लिए मार्जिन ट्रेड को या फिर एफएनओ ट्रेड को, और उसके बाद भी हमने देखा कि फिर स्ट्रेंथ लौटी, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है। लेकिन बाजार में आज आप देखिए कि फार्मा के साथ, फार्मा में तो आज हम देख रहे हैं कि बड़ा बढ़िया माहौल है। निफ्टी फार्मा के 20 में से 18 शेयर चल रहे हैं ग्रेन्यूल्स और ग्लेनमार्क को छोड़ के। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं वो भी मतलब बिना किसी खास वजह के टूटे थे और वहां पर रिकवरी आ रही है। और सबसे अच्छी रिकवरी कहां पर है? एचडीएफसी बैंक में। आप देखिए करीब करीब 1.25% ऊपर ये शेयर है और यही इंडेक्स को भी ऊपर लेकर आए हैं। निफ्टी की जो तेजी है 50 पॉइंट के आसपास की, इसमें बड़ा योगदान है एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक के अलावा हम देख रहे हैं कि श्रीराम फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, ये कुछ और शेयर्स हैं जहां पर हम बढ़िया स्ट्रेंथ आज के सत्र में देख रहे हैं। एक राय शिवांगी जी आपसे लेना चाहेंगे एचडीएफसी बैंक पर ही। हमने देखा था कि पिछले 7 सत्र से लगातार ये शेयर गिर रहा था, हालांकि 7 दिन में गिरावट 50 रुपए की थी शेयर में। राय आपकी, एचडीएफसी बैंक संभल गया, क्या तेजी करें इसमें? एचडीएफसी बैंक में हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 7 दिनों से गिरावट देखने को मिल रहा है और ऐसे में हम देख रहे हैं सिमिलर टाइम फ्रेम में आईसीआईसीआई बैंक जो है वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है। तो अगर हमें बैंकिंग स्पेस में निवेश करना है तो मेरी राय रहेगी कि हम आईसीआईसीआई बैंक या फिर पीएसयू बैंकिंग स्पेस, जिसमें हमने देखा है कि एसबीआई में काफी एक अच्छी स्ट्रेंथ है, उसमें हम निवेश के मौके ढूंढे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें स्ट्रेंथ के साथ ही रहना चाहिए, मोमेंटम प्ले करना चाहिए ताकि हम अपना कैपिटल जो है वो फंसाए नहीं। ठीक है, एचडीएफसी नहीं, उसी कह सकते हैं कि तुलना वाला जो बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, वहां पर आप पोजीशन ले सकते हैं। और एसबीआई में आप देखिए एक थोड़ी सी गिरावट आई है 5-6 रुपए की, आधे % से भी कम की नरमी है। और आईसीआईसीआई बैंक करीब 1/4% कमजोर है। तो आज विद इन निफ्टी बैंक थोड़ा डाइवर्जन है और इसीलिए गेंस आपको थोड़े कैप्ड नजर आएंगे निफ्टी बैंक की। 75 अंकों पर आपको एचडीएफसी बैंक का शेयर दिखाई देगा। लेकिन एक और खेमा जहां पर आज हम फिर से बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए देख रहे हैं हल्की फुल्की ऊपरी स्तर पर प्रॉफिटिंग के बाद, और वो है ईएमएस वाले शेयर। डिक्सन हो गया, केन्स टेक, सिरमा एसजीएस, अंबर एंटरप्राइजेस, ये सारे के सारे शेयर चल रहे हैं। और लीडरशिप जो सेक्टर का लीडर है डिक्सन, उसी से आ रही है। करीब करीब 3% के आसपास की तेजी है और ये 10,000 रुपए के बेहद करीब आके शेयर बढ़िया रिवर्सल दिखा रहा है। अंशुल जी, आपकी राय, ईएमएस में कोई शेयर आपको पसंद है ट्रेड के लिहाज से, और कोई और आपकी पसंद का शेयर बाजार में? सर ईएमएस स्टॉक में बाउंस बैक आ रहा है और बेहतरीन बाउंस बैक आ रहा है। 10-20 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा है डिक्सन। इसमें एक बाइंग की जा सकती है। ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज 12,050 रुपए के आसपास है, वहां तक का टारगेट मिलेगा। स्टॉप लॉस लगाना है तो 11,500 इमीडिएट जो सपोर्ट है उसको लगा सकते हैं। साथ में दो अपडेट है सर। वैभव ग्लोबल 258 में बाई दिया था, 261.60 का हाई बना है, यहाँ पे चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरा टीडी पावर 6 863 पे बाई दिया था ओपनिंग ट्रेड में, 876 का हाई बना है, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और चेंज करना है तो 2 काउंटर में चेंज कर सकते हैं। पहला एमटीआर टेक,
यहाँ पे 3 दिन की इनसाइड बार, ऑलमोस्ट इनसाइड बार से ब्रेकआउट बन रहा है ओपन लो के साथ। 3690 पे अगर बाई करते हैं 3650 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3750 का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक जहां ब्रेकआउट आ रहा है शर्मा, यहाँ पे भी 6 दिन की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आ रहा है 10 डे मूविंग एवरेज पे। 886 पे बाई करना चाहिए, 880 का स्टॉप लॉस रहेगा और 900 रुपए का टारगेट रहेगा। तो 2 ओपनिंग कॉल में प्रॉफिट बुक करके इन 2 में कैपिटल अपनी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये राय आपके लिए होगी अंशुल जी की तरफ से। कुछ ट्रेड्स आपको मतलब मुनाफा वसूली करने की उसमें सलाह हो गई है और कुछ अपडेट्स हैं अंशुल जी की तरफ से। एक राय जरा जेके टायर के शेयर पर मैं लेना चाहूँगा और गौरांग भाई आपसे व्यू चाहिए जेके टायर पर, क्योंकि ये टायर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार दौड़ रहा है और महीने भर की बात करें लगभग 20% के आसपास के रिटर्न्स दे दिए हैं एक महीने में। नंबर काफ़ी दमदार आए थे, हमने देखा था कि मार्जिन एक्सपेंशन भी अच्छा आया था इसमें और प्रॉफिट 4 गुना हो गया था जेके टायर में। और अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आप C8 से अपोलो टायर से अगर हम तुलना करते हैं शेयर को, तो वैल्यूएशंस भी हमें अट्रैक्टिव नज़र अभी भी आते हैं इसमें। जेके टायर और टायर स्पेस को लेकर सर आपका व्यू? तो देखिए अभिषेक भाई, टायर एक ऐसा पुर्जा है जो वाहन में आपको लगाना ही लगाना है। अगर ये नहीं रहता है तो आप उस वाहन को चला नहीं सकते। आप बिना टायर के तो साइकिल भी नहीं चला सकते। और गाड़ियों में तो 4 के जगह पे 5 टायर आते हैं। पहले बात तो जेके टायर के नतीजे जो हमारे अनुमान थे उससे बहुत बेहतर है। एज अ डिस्क्लोजर जेके टायर पर हमारी खरीदारी की राय है, सकारात्मक नजरिया है। निवेश है तो बने रहे, नहीं है तो गिरावट पर या स्तर पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में शुरुआत कीजिए और जेके टायर में आप अपना निवेश बढ़ाते जाए। दूसरी बात, जो बहुत अहम लागत खर्च होता है टायर कंपनियों को, वो है रबर, क्योंकि रबर एक बेसिक कच्चा माल रॉ मटेरियल होता है। उसके दाम बहुत वोलेटाइल हुआ करते थे, अब स्थिरता आ गई है। मार्केट शेयर इनका काफी बड़ा है और नए ऑर्डर के मार्केट के साथ साथ अभिषेक भाई रिप्लेसमेंट मार्केट भी उतना ही बड़ा है। जिस प्रकार से नए लॉन्चेस हैं और जिस प्रकार से भारत सरकार ने ऑटो क्षेत्र को सहारा देने की बात की है और भारत को एक केंद्र बिंदु बनाने की बात की है, जहां तक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, आउटसोर्सिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। निवेश है तो बने रहे, नहीं है तो जैसे मैंने कहा इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जुड़ते जाए। तो चलिए ये फिलहाल टायर काउंटर्स पे नज़रिया पर गौरांग सर, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, आज आपने समय निकाला और ढेर सारे काउंटर्स पर हमसे चर्चा की। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और काउंटर्स पर नज़र डालेंगे जहां पर बेहतरीन मूव दिख रहा है। देखिए जेपी केमिकल पे हमारे एक एक्सपर्ट की राय थी, अब 6% के मूव यहां पर ये काउंटर दिखाएगा। साथ ही नेशनल फर्टिलाइज़र में 9% की तेज़ी है और नाटको फार्मा यहां पर भी एक पॉजिटिव खबर आई थी और 9.5% का मूव फिलहाल आपको नाटको फार्मा का काउंटर दिखेगा। एक बार प्रदीप जी नाटको फार्मा पर आप अपना व्यू दीजिए। आई थिंक जेबी केमिकल्स भी आपने ही सुझाया था, क्या यहाँ पे टारगेट हिट होते हुए दिखे हैं और नाटको फार्मा पर क्या नजरिया और बनता है? अच्छा, शायद प्रदीप जी अब हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, पर अंशुल जी आपका कोई व्यू नाटको फार्मा पे, क्योंकि 9-9.5% की तेजी ऑलरेडी इस काउंटर में आ चुकी है, क्या अभी भी यहाँ पर मौका है? देखिए नाटको फार्मा जैसे अभी हमने डिस्कस किया, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, क्लाइंट्स के पास लॉन्ग हो सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 883 था, उसके ऊपर हम कंफर्टेबली सस्टेन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 948 का है, वहां तक स्टॉक प्रोबेबली इस वीकेंड तक जा सकता है। अगर आपके पास किसी भी तरह की लॉन्ग पोजीशन है तो 870 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से आपको होल्ड करना चाहिए और 948 का पहला टारगेट रहेगा, वो मेजर रेजिस्टेंस है, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर ब्रेकआउट बना तो वापस से बाय कॉल इनिशिएट करेंगे, बट एक बार 948 के पास प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए। राइट, तो चलिए नाटको फार्मा पे एक बार फिर से व्यू, 9% का मूव फिलहाल ये काउंटर दिखा रहा है। बट एक और काउंटर विद इन द फार्मा पैक औरोबिंदो फार्मा, वो भी बेहतरीन मूव्स दिखा रहा है। शिवांगी क्या व्यू रखती हैं आप यहाँ पे, क्योंकि हाल फिलहाल कुछ एक न्यूज़ फ्लो के चलते ये स्टॉक में हमने नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर देखा, बट अब निचले स्तरों से रिकवर कर रहा है, बट क्या कन्विक्शन लौटता हुआ दिख रहा है औरोबिंदो फार्मा पे? सृष्टि, अगर हम औरोबिंदो का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो लगातार पिछले 3 महीनों से एक बहुत ही कंसोलिडेटिव बैंड में कामकाज किया है। हालांकि अटेम्प्ट्स जरूर हुए थे 1250 के ऊपर क्रॉस करने की और होल्ड करने की, बट वो फेल हुए और अभी हम देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट है
हालांकि डेली बेसिस पे एक रेंज में ही कामकाज करते हुए दिख रहा है और अपने फिर एक की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी सरपास नहीं कर पाया ये स्टॉक। तो यहाँ पे थोड़े बहुत कंसोलिडेटिव मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट अगर फार्मा स्पेस में ही हमें देखना है तो कुछ अच्छे स्टॉक्स में आज अच्छी एक्शन देखने को मिल रही है। लुपिन एक है उसमें से, दूसरा हम लॉरस लैब्स में भी देख रहे हैं कि एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है, तो इन स्टॉक्स पे हम नजर रख सकते हैं। ऑल राइट, तो चलिए इन काउंटर्स पर नज़र ज़रूर रखेंगे, बट आज कुछ सरकारी कंपनियों में अच्छा एक्शन है क्योंकि देखिए पावर ग्रिड बन चुका है निफ्टी 50 का टॉप गेनर, साथ ही कोल इंडिया लगभग 2% की तेज़ी, एनटीपीसी में 1% से ज़्यादा का उछाल और ओएनजीसी यहाँ पर तो देखिए ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी, लगभग 0.25%, लगभग आधे % की तेज़ी आप कह सकते हैं फिलहाल ओएनजीसी में। बट अंशुल, पावर ग्रिड यहाँ पे पावर मिलती हुई इसको 2% का मूव है, बट क्या अभी भी अट्रैक्टिव लग रहा है? क्या यहाँ पे कोई ट्रेड लेना चाहिए? देखिए बिल्कुल स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है। वीकली चार्ट पे ऑलमोस्ट अपना ये डबल बॉटम कंप्लीट करने वाला है और 51 वीक्स का ये डबल बॉटम है। ऊपर में थोड़ा सा जैसे सस्टेन करना स्टार्ट करता है 295 के ऊपर, तो जो 288 का ब्रेकआउट है उसको फॉलो थ्रू मूव मिलना स्टार्ट होगा। वैसे बाइंग आपको यहीं कर लेना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ओपन लो के साथ खुला है। यहीं पे अगर बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस 288.50 का रहेगा, टारगेट 305 रुपए 50 पैसे का पहला लगाना चाहिए। और दो अपडेट और है सृष्टि जी। सुबह केटीके बैंक ओपनिंग में 202 रुपए में बाई दिया था, 204.50 हो गया है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दूसरा एमटार टेक भी लगभग 20 रुपए बढ़ गया है, बट होल्ड करना चाहिए, टारगेट्स अचीव होंगे इसमें, तो एमटीआर टेक होल्ड करना चाहिए। केटीके बैंक में 2.5 रुपए मिल रहा है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो ये राय आपको दे दी गई है तमाम शेयरों पर, एमटीआर टेक और कर्नाटका बैंक पर भी उन्होंने अपनी जो कॉल्स दी थी उसका अपडेट भी शेयर किया आपके साथ। चलिए एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, शक्ति पंप्स का। नतीजे आए थे कंपनी के और नतीजे जो है वो 70% प्रॉफिट डाउन, 15% रेवेन्यू डाउन, और आप अगर मार्जिन भी देखेंगे तो 1311 मतलब 12-13% का रेवेन्यू भी डाउन रहा। कंपनी के नतीजे काफी कमजोर रहे थे। आप देखिए स्टॉक पे रिएक्शन आपको 9.5% की गिरावट के साथ दिखेगा। शिवांगी से एक राय लेते हैं, क्या करना चाहिए शेयर में? क्या गिरावट और गहराती हुई दिखेगी या नतीजों का एक इमीडिएट रिएक्शन है, वहां कुछ मौके बन सकते हैं? शिवांगी जरा एक बार देखिए। जी बिल्कुल, शक्ति पंप्स की अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर को देखें, टेक्निकली हमने इसमें देखा है कि ये स्टॉक लगातार पिछले 13 महीनों से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में कामकाज किया है और ओवरऑल भी हम देख रहे हैं कि गैप डाउन होने के बाद भी एक सपोर्ट लेवल्स जो है इमीडिएट बेसिस पे वो ब्रीच होते हुए दिखे। तो मेरी राय रहेगी कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें स्टॉक में, बेटर मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे ही निवेश करें। बिल्कुल, तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी यहाँ पर सजेस्ट की गई है। चलिए एक और शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, तिलक नगर इंडस्ट्रीज का। कंपनी के नतीजे मिले जुले रहे। अगर आप देखेंगे रेवेन्यू तो डबल हुआ है, बट आप प्रॉफिट में देखेंगे तो कंपनी घाटे में आ गई है। प्रॉफिट के मुकाबले 54 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले 105 करोड़ का लॉस आया है कंपनी को। आप देखिए शेयर में रिएक्शन 3% के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। मार्जिन में भी हल्की गिरावट देखने को मिली है। अंशुल जी से एक राय लेते हैं, चेक कराते हैं जरा तिलक नगर इंडस्ट्रीज को। अंशुल जी जरा चेक कीजिए एक बार। सर देखिए तिलक नगर इंडस्ट्री ऑलरेडी 12 हफ्ते में 30% करेक्ट हो चुका था। 50% रिट्रेसमेंट लास्ट वीक हिट हुआ था 457 पे। माइनर नेगेटिव रिएक्शन है, बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं है, तो इवेंचुअली जो 50% रिट्रेसमेंट का लेवल है 455 457 इसको क्रॉस करेगा तभी लॉन्ग लेना है, अभी होल्ड करना है। 457 निकलता है तो लॉन्ग करना है, ऊपर में 476 500 तक के टारगेट मिल सकते हैं। लिकर स्टॉक्स में रिकवरी आ रही है, यूबीएल और यूनाइटेड स्पिरिट टॉप पिक रहेंगे, पीछे पीछे तिलक नगर इंडस्ट्री भी चलता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, तो ये राय है। इस बीच आप देखिए नीचे एक खबर आ रही है क्वालिटी वॉल्स को लेकर। एनएससी पर 29 रुपए 80 पैसे पे ये प्राइस सेटल होता हुआ दिख रहा है, 29 रुपए 80 पैसे पे। थोड़ी देर में लिस्टिंग हो जाएगी 10 बजे। 3 कंपनियों की आज लिस्टिंग है, उसमें एक क्वालिटी वॉल्स भी है, ये डिमर्जर वाली लिस्टिंग है, लेकिन 2 आईपीओ वाली लिस्टिंग भी है, आई फाइनेंस और फ्रैक्टल एनालिटिक्स, ये 2 लिस्टिंग भी है। तो इन तीनों लिस्टिंग्स पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन एक शेयर पर तब तक फोकस कर लेते हैं। बेक्टर्स फूड आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, 1% की तेजी है। आज एमओएसएल की रिपोर्ट आई, मिसेस बेक्टर्स फूड आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। वो आपकी स्क्रीन पर आएगा तो आपको दिखेगा कि 1% के आसपास की तेजी इस शेयर में आपको
देखने को मिलेगी। देखिए 1.5% के आसपास की तेजी है, 216 के आसपास भाव आपको मिलेंगे। 270 का टारगेट एमओएसएल ने दिया है, मोतीलाल ओसवाल ने दिया है, और उन्होंने रेटिंग जो दी है वो बाई की रेटिंग दी है, पहले न्यूट्रल की रेटिंग दी थी उन्होंने। एक राय अंशुल जी से ही लेते हैं बेक्टर्स फूड के ऊपर कि क्या यहाँ मौके बन सकते हैं, अभी 1.5% की तेजी है। देखिए 70 हफ्ते में 52% करेक्ट हुआ है स्टॉक, ऑलमोस्ट बॉटम फॉर्मेशन है। डेली चार्ट पे डबल बॉटम की फॉर्मेशन हो रही है 18 दिन से। एक बाउंस बैक टुवर्ड्स 50 डे मूविंग एवरेज 230 231 की जोन तक बन सकता है, वहां पे जाके रिव्यू करेंगे। करंट मार्केट प्राइस से अगर बाइंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस 210 का रखिए और टारगेट रखिए 50 डे मूविंग एवरेज का, जो फिलहाल 230 रुपए पे है। तो 230 235 पे जब जाएगा तो एक बार फिर से रिव्यू करेंगे, अभी यहां तक की तेजी दिख सकती है। चलिए अब हमारे एक और मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो गए हैं, कुणाल बोथरा जी। कुणाल जी बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। पहले शुरुआत आपके पिक से ही करते हैं कि कहां मौके आपने तलाशे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक मार्केट का जो बायस है वो थोड़ा सा मिक्स हो चुका है। स्पेसिफिकली आई थिंक शायद डाउन साइड में थोड़ा सा बायस ज़्यादा बढ़ चुका है, तो मैं उस लिहाज से एक सेल कॉल इनिशिएट करूंगा। पहला सेल कॉल रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे, जो मेरा मानना है कि एक हैवी वेट स्टॉक है जिसने एक सडन वीकनेस वापस दिखाया है। फ्राइडे के सेशन को स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया था, तो करंट लेवल से मैं सजेस्ट करूंगा 1380 का टारगेट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे, और स्टॉप लॉस 1435 का रख सकते हैं करंट, अगर ट्रेडर्स यहाँ से करंट लेवल्स पे स्पॉट पे सेल करना चाहे तो। सेकंड बाय कॉल रहेगी मेरी, वो रहेगी पावर ग्रिड पे, बिकॉज मैंने देखा आई थिंक कि बहुत डिफ्रेंशिएटेड मूव है पावर ग्रिड के लिए। लास्ट 8-10 डेज में जो हमने मूव देखा है 250 से करीबन 290 292 के आसपास आ चुका है स्टॉक, तो मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छा मूव है पावर ग्रिड के लिए, और ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक तैयार है मल्टी मंथ या मल्टी वीक अपसाइड के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा बाय कॉल यहाँ पर 303 का एक नियर टर्म टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 284 का। बिल्कुल, तो 284 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, 303 का आप टारगेट यहां रख सकते हैं पावर ग्रिड के ऊपर, और जो रिलायंस की कॉल है उसमें 435 का लगाना है, सॉरी 1435 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस, और टारगेट आपने कुणाल जी कितने का दिया रिलायंस के लिए? 1380 का टारगेट। तो 1380 का टारगेट, 1435 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। आरआईएल के ऊपर आपकी स्क्रीन पर देखिए लिखकर आ गया है, आप उसे नोट कर सकते हैं। पावर ग्रिड भी थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा, आप उसको नोट कर पाएंगे। चलिए एक राय जरा सेनको गोल्ड से कुणाल जी से ही लेते हैं। सेनको गोल्ड के ऊपर एमओएसएल की रेटिंग आई थी न्यूट्रल रेटिंग, 375 का टारगेट, लेकिन आज जो सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिल रही है, एक यार तो लगता है उसका असर देखने को मिल रहा है इस शेयर पे भी। 2.5% के आसपास की गिरावट है, क्या करना चाहिए कुणाल जी? तो चार्ट इसका काफ़ी अच्छा है, हालांकि 2 दिन में ऑफकोर्स स्टॉक करेक्ट कर चुका है, बट इसका चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और डेवलपिंग चार्ट है। अगर हम मीडियम टर्म चार्ट्स की बात करें तो मैं देख रहा हूँ कि 375 380 के आसपास एक डबल रेजिस्टेंस जोन है, बट वॉल्यूम्स लास्ट 1 मंथ में बहुत अच्छा हो गए सेनको गोल्ड में। अगर हम देख रहे हैं कि एवरेज वॉल्यूम्स 2 बार जब स्टॉक ने 375 के लेवल्स को रीटेस्ट करना चाहा तो वहाँ पे वॉल्यूम सडनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्रेश बायर्स स्टॉक में आ रहे हैं। होता है काफ़ी बार कि स्टॉक थोड़ा सा टाइम लेता है, कंसोलिडेट करता है एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास, बट जैसे ही नंबर ऑफ बायर्स बढ़ जाते हैं तब हम देखते हैं कि स्टॉक बहुत ईजिली क्रॉस कर जाता है रेजिस्टेंस को। तो मेरा मानना है कि अगर पोजिशनल ट्रेडर्स यहाँ से एक पोजिशनल व्यू रखे तो आई थिंक बाय एंड डिप्स की सलाह दूंगा सेनको गोल्ड पर। ठीक है, सेनको गोल्ड पर बाय एंड डिप्स की सलाह है। कुछ और शेयरों पर जरा व्यू ले लेते हैं। अच्छा एक बार ना आप कमिंस के शेयर को लेकर आइए। कमिंस के नंबर वैसे तो थोड़े नरम आए थे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री जो स्ट्रांग आई थी, लगातार हम देख रहे हैं कि शेयर को ऊपर ड्राइव कर रही है और बहुत बढ़िया सीढ़ियां बन रही हैं। अंशुल जी आपकी भी नजर निश्चित तौर पर जारी होगी कमिंस पर, क्योंकि अगर हम रिसेंट लो से देखें तो कमिंस लगभग 12-14% की एक तरफा ऑलमोस्ट जर्नी रही है। 4,500 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं कमिंस के। आपकी राय शेयर को लेकर, क्या और चलेगा ये? क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर है। 68 हफ्ते का कपनैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था 4045 पे, जो नीचे मूव आई थी दिसंबर से लेके जनवरी तक, ये केवल उसको रीटेस्ट करने आई थी। वापस से ऑल टाइम हाई हम टेस्ट करेंगे 4594 का, और इसके ऊपर जब एक्सटेंशन मिलना चालू करेगा तो जो पूरे स्ट्रक्चर का टारगेट है वो करीब 5100 आता है। तो फिलहाल के लिए जो लास्ट स्विंग हाई था 4594, इसको पकड़ना चाहिए, और जैसे ये निकलेगा 5100 की तरफ बढ़ेगा। क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर है।
हर डिप में जहां भी 10-20 मूविंग एवरेज के आसपास मिलता है डेली चार्ट पे बाइंग ही करके चलना चाहिए। ठीक है, कमेंट्स को लेकर ये भी हो गया। 5,000 रुपये के ऊपर के भी टारगेट सुझा रहे हैं अंशुल जी। आज अब देखिए फार्मा शेयरों का ना बाजार में बोलबाला है और नैटको फार्मा सेमाग्लुटाइड को लेकर जो अप्रूवल मिला, शेयर दौड़ गया है 10%, 900 रुपये के ऊपर। और इसमें हम देख रहे हैं कि 26 नवंबर 2025 के बाद एक दिन की सबसे बड़ी तेजी हो रही है। 26 नवंबर को ये शेयर लगभग 11-11.5% चला था और आज आप देखिए 10% से ज़्यादा की तेजी हो गई है। इस पर हम बातचीत कर चुके हैं, लेकिन इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। 900 रुपये के ऊपर निकल गया है। एक और स्पेस जहां पर हमने देखा था कि फ्राइडे को पेन था, IT स्टॉक्स के साथ साथ हमने देखा था कि रियल एस्टेट वाले शेयर भी टूटे थे और आज थोड़ी बहुत बाइंग आ रही है। DLF हो गया या फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, लोढ़ा के लिए भी एक खबर थी, एक उन्होंने छोटा सा एक्विजिशन भी किया है। लोढ़ा करीब करीब 1% ऊपर है। कुणाल जी, आपका व्यू। गुड मॉर्निंग। ये रियल एस्टेट में कुछ खरीदना है? तो DLF काफ़ी स्ट्रांग उभर के नजर आ रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट्स भी काफ़ी बेटर हो रहा है। जनरली क्या होता है कि जब DLF रियल्टी फॉर एग्जांपल वन ऑफ द वीकर सेक्टर था 2025 पे भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक ये शायद वर्स्ट 2 सेक्टर्स में था अंडर परफॉर्मेंस के हिसाब से। और स्पेसिफिकली आई थिंक जैन 2026 में भी रियल्टी स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा प्रेशर देखा था। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक एक बाउंस बैक ट्रेड बन सकता है रियल्टी स्टॉक्स में। बहुत बार होता है कि जब एक सेक्टर, एक स्टॉक एक साल या 3-4 क्वार्टर के लिए अंडर परफॉर्म कर जाए, तो अगर मार्केट का स्ट्रक्चर वीक हो जाता है, बट वो स्टॉक्स और वो सेक्टर्स हैं जिनमें मेजर सेलिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, वो सेक्टर्स और स्टॉक्स थोड़े से रेजिलिएंट हो जाते हैं। तो उस लिहाज से आई थिंक रियल्टी इंडेक्स को आंकना चाहिए। मेरा मानना है कि आई थिंक DLF एक अच्छा बेट बन सकता है। बाय ऑन डिप्स की सलाह दूंगा यहाँ पे 630-635 का एक अच्छा पिवट पॉइंट सपोर्ट है DLF के लिए। तो अगर यहाँ से 10 पॉइंट प्लस माइनस अगर रेंज पे ट्रेड करता है तो मेरा मानना है कि एक अच्छा अक्यूमुलेटिव जोन बन सकता है। 660 का मैं एक पोजीशनल टारगेट दूंगा DLF पर हायर साइड पे नियर टर्म वाइज, और अगर उस लेवल को भी क्रॉस कर जाए तो मेरा मानना है कि 680-700 के लेवल्स भी खुल जाएंगे हायर साइड के लिए। और स्टॉप लॉस में यहाँ पे सजेस्ट करूंगा 605 का। ठीक है, 605 रुपए का स्टॉप लॉस होगा DLF के लिए और 1.5% की तेजी इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। हालांकि वैसे अगर आप देखेंगे तो सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ये शेयर आपको कारोबार करता नजर आएगा। 20 DMA उसके आसपास ही फिलहाल इसमें ट्रेड हो रहा है। आज 1.5% की तेजी है। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। कुणाल जी बहुत शुक्रिया आपका, अंशुल जी आपका भी बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी रणनीति हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हेडलाइंस के साथ करेंगे 10 के बाजार की शुरुआत और आई फाइनेंस, फ्रैक्टल एनालिटिक्स, क्वालिटी वॉल्स, इनकी लिस्टिंग पर भी हमारी नजर है। किस तरह की लिस्टिंग होती है ये भी आपके सामने हम रखेंगे, आप कहीं जाएगा नहीं। Co-powered by 5 पैसा। Invest your पैसा with 5 पैसा। रश्मि, हाँ? ये मैडम बड़े शहर से छोटे शहर बसने जा रही है, बताओ। अंकल इंडिया के छोटे छोटे शहरों में ही तो है बड़े बड़े अखाड़े। नए नए दावपेच सीखेगी और फ्यूचर में मेडल जीतेगी। और बेटा इनका फ्यूचर? बड़े पापा, SBI लाइफ से इनका फ्यूचर सिक्योर है। अभी तो इसकी जीत के इरादा पक्का है। करो पूरे अपने इरादे, अपनों से किए सभी वादे। SBI लाइफ अपने लिए, अपनों के लिए। वकील साहब, अच्छी खासी प्रैक्टिस है, नया फील्ड में क्यों जाना? सिस्टर देश का सोच रहे और इसके फ्यूचर का नहीं सोच रहे। SBI लाइफ से अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर है, तभी तो इनको अपने इरादे पूरे करने का राइट है। पढ़ो पढ़ो, देश की कई बेटियों का फ्यूचर सिक्योर करना है। करो पूरे अपने इरादे, अपनों से किए
सभी वादे। SBI लाइफ अपने लिए, अपनों के लिए।